बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक और न्यू एपिसोड शुरू करते हैं। इंतज़ार के वो चंद सेकंड एक तवील अजाबनाक मरहला बन गए। मैं सांस रोक के दरवाजे के खुलने का मुंतज़िर रहा। मुझे ये डर भी था कि कहीं दरवाजे के किसी झरी से गार्ड अंदर झांक के ना देख ले और कामयाबी के सफ़र मंजिल की जानिब उठाया जाने वाला पहला कदम ही नाकामी की नज़र हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खोल के अपना सर अंदर डाला और बोला, कौन है? मैंने कहा, तुम्हारा ओरिजिनल बाप, और सर को बालों से पकड़ के एक झटके से अंदर खींच लिया। इसके हलक से गाली निकली और इसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, मगर इसका जिस्म नीचे उतरने वाली सीढ़ी पर इतना झुक गया था कि अब मैं भी इसे लड़क कर नीचे जाने से नहीं बचा सकता था। वो मुँह के बल यूँ रेजीने पर गिरा कि इसका सर नीचे की तरफ था और कशिश शक्ल इसे मुसलसल आगे की तरफ खींचती जा रही थी। इसके हाथ से छूट जाने वाली क्लाशनकोफ इसके पीछे जा रही थी कि मैंने इसे रोक लिया। सिक्योरिटी गार्ड का मुंह जीने की धार पर सीधा लगा हुआ था। इसके सामने वाले सारे दांत टूट गए थे और गालिबन नाक की हड्डी भी सलामत नहीं रही थी। वो अजियत से चिल्लाया, हाय मैं मर गया, मगर फिर इसका सर अगली सीढ़ी से टकराया तो वो खामोश हो गया और फिर आखिरी तक किसी बेजान लाश की तरह पड़ा रहा। मुझे शक हुआ कि गार्ड गालिबन गर्दन की हड्डी के टूट जाने से मर गया है, क्योंकि जीने से फर्श पर पहुँचने के बाद वो बड़े अजीब अंदाज में मुड़ा तुड़ा और बेसुध पड़ा हुआ था। इसका सर इतना ज़्यादा पीछे की तरफ घूम गया था कि गर्दन की हड्डी सलामत होती तो ऐसे नामुमकिन जाविये पर नहीं ठहर सकता था। मुझे इसकी मौत का अफसोस हुआ, लेकिन वो अदावत की बिसात पर काम आ जाने वाला एक हकीर प्यादा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो च्योंटा जो हाथियों की जंग में पैरों तले मसले भी जाते हैं, जिंदा रहने और जिस्म जांच का रिश्ता इस्तवार रखने की मुश्किल ने इसे मलक रबनवाज के दर की निगहबानी पर मजबूर कर दिया था, जहाँ ख़तरात को मलक साहब की ज़ात से दूर रखने में अपनी जान की बाजी लगाना इसके फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। दरवाजे से गुजर के मैंने ग्राउंड फ्लोर पर कदम रखा तो मेरे सामने एक स्टोर आ गया, जहाँ हर किस्म का पुराना और गैर ज़रूरी सामान ढेर कर दिया गया था। सामान में एक ऑफिस चेयर, बहुत सारा ऐसा सामान था जो कि बिल्कुल काट कबाड़ था। इन चीज़ों से बचता बचाता इस दरवाजे तक गया कि बाएं जानिब एक तवील कॉरिडोर नज़र आ रहा था। स्टोर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में था, चुनाचे मैं दाएं जानिब लोहे की ग्रिल वाली एक खिड़की देख सकता था, जिसके शीशों वाले पत्ते कभी खोले नहीं गए थे। इन पर महीनों का या शायद सालों का गर्दो गुबार जमा था। मैले शीशों से बाहर का धुंधला उजाला झलक रहा था। ग्रिल और फ्रेम के दरमियान मकड़ियों के अनगिन जाले थे और कूड़ा कचरा था। मेरे लिए इस खिड़की को खोल के बाहर के मंजर का जायज़ा लेना मुश्किल नहीं, ख़तरनाक भी था। कॉरिडोर में मुझे दाएं तरफ 3 और बाएं तरफ दरवाजे नज़र आ रहे थे। दाएं जानिब के दरवाजे मुझसे चंद कदम के फासले पर थे। इनमें से एक दरवाज़ा खुला हुआ था और इसमें से लोगों की बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे मालूम हुआ वो किचन था। वहाँ बर्तन उठा के रखे जा रहे थे और मुलाजिम एक दूसरे से फाहिश मजाक कर रहे थे। फिर किसी ने कहा, जल्दी कर हरामी, वरना मलक साहब तुझे गोली मार देंगे। और जवाब में दूसरे ने कहा, तू अपना काम कर, चाय दम होगी लेकर जाऊंगा या ऐसे ही गर्म पानी लेकर जाके सामने रख दूं। मैंने सुकून के साथ मुनासिब मौका का इंतज़ार करके खैरियत जानी। मैं इस वक्त 1% के चांस पर भी रिस्क नहीं ले सकता था। चंद मिनट के बाद एक बावर्दी मैन चाय की ट्रॉली धकेलता हुआ निकला और कॉरिडोर में मेरी तरफ मुँह करके चलने लगा। इसने बाएं जानिब का आखिरी दरवाज़ा खुला और ट्रॉली समेत अंदर गायब हो गया। मेरे कानों में बुलंद आवाज़, बातें करने और किसी के ज़ोर से कहका लगाने की आवाज़ के साथ किसी औरत के खूब चिल्लाने की आवाज़ आई। इतनी देर कर दी चाय लाने में? मैं समझ गया कि वो ड्राइंग रूम है, क्योंकि औरत की आवाज़ है। मैंने मलकानी को पहचान लिया था। वहाँ शायद इनके मेहमान थे जो बेफिक्री से गप्पे लगा रहे थे। वेटर कुछ देर बाद खाली हाथ वापस आ गया। किचन में 3 मुलाजिम थे जो अब खामोशी से काम में मसरूफ़ हो गए थे। फिर इनमें से एक निकला और कॉरिडोर से सीधा गुजरता चला गया। बाकी 2 में से एक चंद मिनट बाद बरामद हुआ और बिल्कुल साथ वाले दरवाजे में घुस गया। जब वो बरामद हुआ तो अपनी शलवार का अज़ारबंद बांध रहा था। इसमें से मैंने अंदाज़ा किया कि दूसरा दरवाज़ा मुलाजमिन के इस्तेमाल में रहने वाले बाथरूम का था। किचन के सामने से गुजरे बगैर मैं बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन किचन में 3 अफराद मौजूद थे। ये नामुमकिन था कि इनमें से किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। मैंने किसी वेटर से वर्दी उतरवा के खुद पहनने और भेस बदल के निकल जाने के इम्कानात का जायज़ा लिया और इस ख्याल को मुस्तरद करने पर मजबूर हुआ। मुलाजमों में से एक भी मेरी तरह बारिश नहीं था। तवील कॉरिडोर को अबूर करते हुए किसी भी लम्हे मेरा सामना घर के किसी मालिक से हो जाता तो शोर मच जाता। मेरे हाथों एक बेकसूर मुहाफिज पहले ही हलाक हो चुका था। अब मैं क्लाशनकोफ का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए और अपना रास्ता साफ मांगने के लिए करना चाहता था, लेकिन मलक रबनवाज के जानिसारों और मुहाफ़िज़ों से कुछ बईद ना था कि वो मुकाबले पर उतर आए। वो सब मुसल्लह थे और ऐसे ही मौके की इनकी नमक हलाली और वफादारी की आजमाइश होती थी। अगर वो मुझसे डर के रास्ता छोड़ देते या अपनी जान बचाने के लिए किसी महफूज कोने खुदरे में दबक जाते तो ये बुज़दिली और नाअहली इन्हें बाद में बहुत महंगी पड़ती। चुनाचे ये बात तकरीबन यकीनी थी कि मुकाबला होगा और सिर्फ एक दूसरे को डरा के पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए नहीं होगा।
यहाँ फ़रार के रास्ते भी नहीं थे, चुनांचे सामने आ जाने वाले मरने या मारने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। अचानक मुझे याद आ गया कि मुझे मलक रब नवाज़ की खिदमत में पेश करने वाले थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर सलामत अली की आवाज़ थी। शायद वो अपने कैदी को वापस ले जाने के लिए आ गया था। मुल्ज़िम ज़ेर हिरासत शाह आलम का मज़ीद 3 यौम का रिमांड हासिल करने के लिए इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी था। इसका मतलब बहुत वाज़िया था। कुछ ही देर में मेरे फ़रार का राज फाश होने वाला था, लेकिन मेरी ये हालत थी कि मैं अभी कोठरी से निकलकर जिंदा की दीवारों के अंदर ही भटक रहा था। मेरा दोबारा पकड़ा जाना यकीनी था और इस बार मेरी गिरफ्तारी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात की बुनियाद पर होती। मैंने लाली को नॉकआउट किया था, एक मुहाफिज़ को बेहोश कर दिया था, दूसरे को मार डाला था। कानूनी तौर पर मैं पुलिस की तहवील में था और थाने में बंद था। चुनाचे मलक रब नवाज़ के घर की किसी वारदात में मुझे मुलव्विस करना खुद सलामत अली को भी मुश्किल में डाल देता, मगर वो घर के बारादीद था। वो अपने तजर्बे और शैतानी जहानत से काम लेते हुए जाए वारदात को किसी ऐसी लोकेशन पर ले जाता जहाँ कोई कहानी बना के बारे जुर्म मुझ पर डालने में कबाहत कोई ना होती। रब नवाज़ अचानक ही कॉरिडोर में तलू हुआ। इससे एक कदम पीछे इंस्पेक्टर सलामत अली निकला। दिल नवाज़ के बाहर आने तक इसका बाग मेरी तरफ कई कदम बढ़ चुका था। अब मेरे लिए ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन वाली सूरत हाल थी। आगे कुआं पीछे खाई। अब मैं वापस जाके अपने ज़िंदान में बंद भी नहीं हो सकता था और आगे बढ़ के सबको गोलियों से भून भी नहीं सकता था। अगर मैं एक भी फायर करता तो इसकी आवाज़ कोठी में ऊपर से नीचे तक गूंजती और दो तीन अफराद की लाशें फलांग के भी मैं ज़िंदा सलामत बाहर नहीं जा सकता था। इससे पहले मुसल्लह पुलिस हर तरफ से कोठी को महसूर कर लेती। मैंने परेशानी और मायूसी के आलम में इधर उधर देखा और मायूसी के गुप्त अंधेरे में ज़रा सी देर के लिए उम्मीद की एक किरण चमकी। सोचने समझने के लिए मेरे पास चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं थे। मैंने आखिरी वक्त में फ़ैसला किया और खुदा के आसरे पर जान की बाजी लगा दी। मैंने इस पुराने स्प्रिंग मैट्रेस की तरफ देखा जिसे पुराना होने की वजह से स्टोर रूम की एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया था। मैट्रेस थोड़ा तिरछा था, लेकिन इसे नीचे से मज़ीद चंद इंच के घिसकाया गया जा सकता था। मैंने लात मार के इसे आगे किया और झुक कर नीचे से अंदर घुस गया। इसके लिए मुझे चारों हाथों पैरों पर कुत्ते की तरह आगे जाना पड़ा, लेकिन 6.5 फुट लंबे मैट्रेस और दीवार के दरमियान की वो स्प्रिंग मेरी पनाहगाह बन गई। मुश्किल से 5 सेकंड बाद मैंने रब नवाज़ की आवाज़ सुनी, यार तुम थानेदार हो के इतना घबराते हो? घबराता नहीं मलक साहब, वो बोला, मगर इसकी बात पूरी होने से पहले भी मलक रब नवाज़ चीख पड़ा था। ओए ये क्या हो गया? दिल नवाज़ ने चिल्ला के कहा। क्या हुआ डैड? मलक रब नवाज़ ने चीख के कहा। वो भाग गया। सलामत अली और दिल नवाज़ एक साथ चिल्लाए। भाग गया? हाँ, ये देखो, ये बंदा मरा पड़ा है इधर और गेट भी खुला हुआ है। दिल नवाज़ तू बाहर देख, गार्ड से पूछ। सलामत अली के लहजे में अब वाज़ह घबराहट थी। मलक साहब ये कैसे हो गया? आप तो कहते थे ओए बेवकूफ़, अभी तेरे साथ आया हुआ तो देखा है मैंने, और तूने सवाल जवाब शुरू कर दिए। या मेरे मौला, इसने लाली को भी मार दिया। इसके साथ जाने वाले गार्ड को भी चीखने लगा। कोठी के अंदर एक क़यामत बर्पा हो गई। मलक चीख चीख के मुझे फाहिश गालियाँ बक रहा था और मुहाफ़िज़ों पर चिल्ला रहा था। सलामत अली की अपनी हालत यकीनन गैर हो गई थी, मगर वो मलक रब नवाज़ की कोठी के अंदर से कुछ नहीं कह सकता था। वो बार बार यही पूछ रहा था कि इतने सख्त हिफाजती इंतज़ामात के बावजूद वो बंदा निकल गया। क्या वो इंसान नहीं, जिन भूत है कोई? मलक बार बार कह रहा था, ये कैसे हो सकता है? तय खाने से बंदा निकल गया, वो 2 मुहाफ़िज़ों के होते भाग गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसमें ज़रूर कोई साजिश है। साजिश कैसी मलक साहब? अगर इसने आपके मुहाफ़िज़ों को ख़रीद लिया होता तो वो ऐसे ना मरे पड़े होते। मलक रब नवाज़ गुस्से में चिल्लाता रहा। मैं इन सब की माँ को, इनकी बहन को, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो तो बात की बात है मलक साहब। सलामत अली ने हिम्मत से काम लिया। मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूंगा? और यार क्या थाने से कैदी फ़रार नहीं होते? नहीं मलक साहब, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मेरी वर्दी उतर जाएगी, मुझे गिरफ़्तार करके मुअत्तल कर दिया जाएगा, मेरी बरतरफ़ी हो जाएगी। मैंने ऐसे भरोसे पर बंदा आपको दिया था। और यार हौसला रख, हम पकड़ लेंगे इसे, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मलक रब नवाज़ हाँफते हुए बोला। नहीं मलक साहब, बंदा निकल गया है, अब वो हाथ नहीं आने वाला। मैं और आप दोनों मारे गए। सलामत अली ने एक गहरी सांस ली। मैं कैसे मारा गया? हुए वो मैं बता दूंगा, कह दूंगा कि आपने कहा था इसे यहाँ लाओ। मेरी गलती सिर्फ इतनी होगी कि आपकी बात माने, ये इल्ज़ाम तो नहीं आएगा ना कि बंदा फ़रार कर दिया। लाखों फ़ैसले हो सकते हैं। देख सलामत अली, जोश से नहीं होश से काम ले, ये वक्त नहीं ऐसी बातें करने का। देख मैं साफ इनकार भी कर सकता हूँ, तू कैसे साबित करेगा कि जो तू कह रहा है वो सच है? कौन मानेगा तेरी बात? खुद सोच। मलक साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हाँ यार, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। एक अजीब सा चांस नहीं था इसके निकलने का। पता नहीं कैसे निकल गया वो। इसने फिर मुझे गालियाँ देनी शुरू की। खैर मैं पता कर लूँगा, मुझसे बच के कहाँ जाएगा वो। मलक साहब वो 2 मर्डर भी हुए हैं। सलामत अली बोला। 2 नहीं, एक बंदा मरा है, दूसरा बेहोश है। फ़िक्र मत कर यार, अभी लाली होश में आ जाएगी, वो बता देगी, पता चल जाएगा। लाली का खाक बता देगी, यही बताएगी ना कि उसे कैसे मारा और कैसे काबू किया सबको। इससे क्या होगा? रब नवाज़ चिल्लाने लगा। ओहो दिल नवाज़ जल्दी किसी डॉक्टर को बुला, बेशक एम्बुलेंस मंगवा ले।
या ऐसा कर कि अपनी गाड़ी में डाल के ले जा, कुछ पता चला बाहर से? दिल नवाज ने कहा, बाहर किसी ने कुछ नहीं देखा, कसम खा रहे हैं सब कि इन्होंने किसी को नहीं देखा। दिल नवाज ने जवाब दिया। रब नवाज ने एक और गाली दी, सबको बुला, लाली खड़ा करके गोली मार दूंगा मैं, सारे निकम्मे, हड हराम, अंधे, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब सो रहे होंगे। क्या गेट से गया होगा? वो दीवार फांद के गया होगा। सलामत अली ने कहा, आप ज़रा तलाशी ले लो, वो हो सकता है वो बाहर बाग में या कोठे के किसी कमरे में छुपा हुआ, निकलने का मौका तलाश कर रहा हो, किसी गाड़ी में घुस गया हो। ये तूने ठीक कहा यार, मैं खुद जाता हूँ। सलामत अली ने कहा, तलाशी का काम आप मुझ पर छोड़ दें मलक साहब, आप खुद को संभालें। दिल नवाज ने कहा, डैड आपका ब्लड प्रेशर। मलक ने इसे गाली दी। मैं गया ब्लड प्रेशर, जो मैं कहता हूँ वो करो, देखो देर होगी तो ये दूसरा बंदा भी मर जाएगा, लाली भी मर जाएगी। दिल नवाज ने कहा, अब जो होना था हो गया डैड, आप आराम से बैठ जाएं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और इस वक्त मैंने मलकानी की आवाज़ सुनी, लो जी आप ये गोली खा लो। नहीं गुस्सा मत करो, हौसला रखो। मैं सीधे खड़े हुए मैट्रेस के पीछे अभी तक इंतहाई महफूज था। स्टोर में कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई थी, हर चीज़ बज़ाहिर अपनी जगह पर थी और किसी का जहन इस तरफ गया ही नहीं था कि मैं जेल की कोठरी जैसे इस कमरे से निकल के इतने करीब एक स्टोर में छुप सकता हूँ। इन्होंने फ़र्ज़ कर लिया कि मैं निकल भागा और वो आगे फ़रार के तमाम रास्तों और इम्कानात पर गौर कर रहे थे। ये बच्चा बगल में डंडोरा शहर में के आला तरीन मिसाल थी। आहिस्ता आहिस्ता तफ्तीश करने वाले दूर हो जा रहे थे। पूरी कोठी में एक भगदड़ मची हुई थी, मगर मुझे फौरी तौर पर कोई ख़तरा ना था। मैट्रेस के पीछे मैं सारी आवाज़ें इसलिए सुन रहा था कि पहले रब नवाज और सलामत अली तहखाने में दरवाजे के पास खड़े हुए थे, फिर वो ऊपर आ गए और कॉरिडोर में रुककर चीखते चिल्लाते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें मुझसे दूर हो गईं। मैं सीधा लेटा हुआ था और क्लाशनिकोव मेरे ऊपर रखी हुई थी। खामोशी, एक मुख्तसर वक्फा आया तो मैं उठ के बैठ गया। मैट्रेस के पीछे फ़र्श पर इतनी जगह थी कि मैं दीवार से टेक लगा के आराम से बैठ सकता था, मगर ऊपर से ये फासला कुछ कम था। 6 फुट चौड़ा मैट्रेस दरमियान से कुछ दब गया था। मैंने क्लाशनिकोव को फर्श और दीवार के कोने से लगा के रखा था और इसकी नोक मैट्रेस के अंदर झुक आने वाली हिस्से में फंसा दी। अब ऊपर इतनी जगह हो गई थी कि मैं सीधा बैठ के अपने सर को दाएं बाएं हरकत दे सकूं। वो जगह एक गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तहखाने की सीढ़ियों का रास्ता स्टोर रूम से गुजरने के बाद आता था। कुछ देर बाद मैंने वो आवाज़ें सुनी जिनसे जाहिर होता था कि मुलाजिम नीचे पड़े हुए 2 बेहोश अफराद को उठा के ऊपर कहीं ले गए हैं। इनमें एक लाली थी। इसे उठाते हुए मुलाजिम आपस में मजाक भी करते जा रहे थे। इसके बाद मैं आवाज़ों से कट गया। अब जो कार्रवाई हो रही थी घर के बाहर या घर के इस हिस्से में हो रही थी जो मुझसे बहुत दूर थे। सिर्फ किचन मेरे करीब था और वहाँ मुलाजिम भी फ्री होकर बात करते थे। अगले 1 घंटे में मुझे नौकरों की गुफ्तगू से ये मालूम हुआ था कि थानेदार ने गेट पर खड़े हुए चौकीदार को और माली को, गाड़ियों के ड्राइवरों को और दूसरे नौकरों को बहुत डांटा डपटा था और धमकी दी थी कि सबसे थाने ले जाकर तफ्तीश की जाएगी। मगर सब ने कुरान की कसम खा के एक ही बात कही थी कि इन्होंने किसी को फ़रार होते देखा होता तो वो इसे रोकने के लिए जान की बाजी लगा देते या इसे गोली मार देते। गेट पर खड़े हुए चौकीदार ने हल्फिया कहा कि पिछले आधे घंटे में गेट खुला भी नहीं गया था, चुनांचे ये मुमकिन है कि बंदा दरमियानी दीवार पर चढ़ के दाएँ बाएँ या पीछे वाली कोठी के बैक या और साइड से गली में उतर गया हो और मौका पाके उधर से बाहर निकल गया हो। थानेदार ने थाने से इजाफी नफरी तलब की और इन्होंने मिलकर कोठी के बाग का चप्पा चप्पा छान मारा। इन्होंने दरख्तों पर चढ़ के देखा, छत पर जा के देखा, वो दाएँ बाएँ वो पीछे बनी हुई कोठियों में गए और वहाँ रहने वालों से पूछा कि इन्होंने किसी मशकूक आदमी को अंदर उतरते फ़रार होते तो नहीं देखा, मगर इनका जवाब नफ़ी में था। सलामत अली की ज़ाती निगरानी में कोठी के हर बेडरूम, हर बाथरूम की तलाशी ली गई। इन्होंने बेड्स के नीचे और अलमारियों में देखा, लेकिन वो किचन और स्टोर की तरफ नहीं आए। इन्हें यकीन था कि शालन तहखाने की कैद से निकल के फ़रार हुआ तो सीधा ऊपर गया होगा। इसके लिए कोठी में ठहरने की कोई जगह नहीं थी। चुनाचे एक मंतकी ख्याल था कि वो बाहर निकला और मुलाजमिन की गफलत के बाद कोई दीवार फांद के फ़रार हो गया। रब नवाज की कोठी के सामने तो सड़क थी, लेकिन पीछे और दाएं बाएं एक ऐसी दूसरी कोठियाँ थी। मुझे नौकरों की बातों से सुन के ये भी पता चला कि पुलिस ने आसपास का वो सारा इलाका छान मारा था और वो अभी तक बाहर मौजूद थे। मुझे इस स्प्रिंग वाले गद्दे के पीछे 2 घंटे गुजर गए थे और अभी मेरे लिए वहाँ से निकलने के कोई इम्कानात नहीं थे। कोठी के अंदर हर शख्स डरा सा हुआ था, मुश्तिल और शिकारी कुत्ते से ज़्यादा चौकस था। कोठी के अंदर की फ़िज़ा ऐसी हो गई थी जैसे घर में कहीं कोई मोहलिक सांप मौजूद है जिसके बारे में मैं कोई भी नहीं जानता कि इसे कहाँ छुपाया गया है, मगर ये खौफ सबके आसाब पर सवार है कि सांप किसी भी वक्त नमूदार हो सकता है। ये सवाल मेरे जहन में शुरू से मौजूद था कि आखिर मैं इस मैट्रेस की पनाह में कितना वक्त गुजार सकता हूँ। 2 घंटे, 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे। जगह ऐसी थी कि अगर मुझे छींक भी आ जाती तो कोई ना सुनता और किसी पर भी मेरी मौजूदगी का राज फाश ना होता। मैं 24 घंटे तक खाने पीने बगैर रह सकता था। बहालत मजबूरी इस महदूद जगह को एहतियात के साथ हवाए ज़रूरी से फ़रागत के लिए इस्तेमाल करना पड़ा तो ये काम मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ ये सवाल भी मेरे जहन में सर उठा रहा था कि बाहर निकलने के लिए मैं क्या हिकमत अमली इख्तियार करूँगा। क्या मुझे दुश्मन के इलाके में
बाहर निकलने के लिए मैं क्या हिकमत अमली इख्तियार करूँगा? क्या मुझे दुश्मन के इलाके से गुजरने के लिए फायर खोलना पड़ेगा? किसी बेगुनाह की जान लेनी पड़ेगी? मगर मैदान जंग में ये क्या सोचना है कि सामने आके रास्ता रोकने वाला गुनाहगार है या मासूम? वो तो बस दुश्मन होता है। आपने इसे मारने में पहल ना की तो वो आपको मार देगा। एक इम्कान ये था कि मैं किसी को यरगमाल बना के निकल जाऊँ। रब नवाज या दिल नवाज का इधर आना फ़िलहाल मुश्किल था, लेकिन मलकानी किचन में आ सकती थी। किसी मुलाजिम को यरगमाल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसकी जान की कोई कीमत नहीं। मेरे साथ वो भी मारा जाएगा। लेकिन मलकानी की अहमियत किसी तरह भी रब नवाज से कम नहीं थी। वो रब नवाज की बीवी और इसके बच्चों की माँ थी। अगर वो काबू में आ जाए तो मुझे बाहिफाजत बाहर ले जा सकती है। बस यही सबसे महफूज और मौसर तरीका है। मैंने सोचा, लेकिन मलकानी किचन में क्यों आएगी? वो इंटरकॉम पर मुलाजमों से बात कर लेती होगी और इसी तरह सब अपने अपने कमरों से हुक्म की तामील कराते होंगे। लेकिन आसमा शाह, जिसे सब मलक की बीवी होने के नाते मलकानी कहते थे, एक घरेलू किस्म की औरत थी। ये नामुमकिन था कि वो खुद को किचन से दूर रखे और मुलाजमों को अजनास के खुर्द बरुद की खुली छुट्टी अता कर दे। वो बार बार ना सही दिन में 1-2 बार किचन का चक्कर ज़रूर लगाती होगी। वो एक आम हाउस वाइफ की तरह किचन में सिर्फ होने वाले आटे, घी, चीनी के स्टॉक का जायज़ा ज़रूर लेती होगी। किचन से अभी तक मलकानी की डांट टपट सुनाई दी। फिर इसकी आवाज़ में एक और जनाना आवाज़ शामिल होगी। किसी औरत ने कहा, मम्मी मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। मैं समझ गया ये आवाज़ दिलनवाज की बीवी फरियाल की थी। क्या हो गया? मलकानी ने कहा, मम्मी 10,000 रुपये हैं आपके पास, अभी चाहिए। हाँ मैं ज़रा जा रही हूँ। फरियाल ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? दिलनवाज आ गया, इनका फ़ोन आया था। मैंने मज़ीद इंतज़ार लाहासिल समझा। ये हो सकता था कि मलकानी अपनी बहू को 10,000 देने के लिए किचन से चली जाए। मैंने अल्लाह का नाम लेकर बाहर कदम रखा और एक जिस्म में किचन के अंदर पहुँच गया। किचन में सिर्फ एक मुलाजिम था जो गालिबन खान सामा था। दिलनवाज की बीवी फरियाल की पुश्त दरवाजे की तरफ थी, लेकिन मलकानी का रुख मेरी तरफ था। मुझे देखकर इसकी आंखों में बेयकीनी की अजीब दहशत नमूदार हुई। इससे पहले कि वह चीख मारती, मैंने आगे बढ़कर फरियाल को पीछे से दबोच लिया। फरियाल चिल्लाई, मम्मी, मगर मेरी गिरफ्त से ना निकल सकी। मलकानी के हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली, तुम? मैंने फरियाल की गर्दन एक बाजू के हल्के में लेकर दबाई। हाँ मैं। फरियाल मचलने और टांगें चिल्लाने लगी। इसका सांस रुकने लगा था और फटी फटी आंखें हल्कों से उबलने लगी थी। मुझे छोड़ दो, वो बिलबिलाई। मलकानी ने खुद को संभालने की कोशिश की। देखो शालम, फरियाल को छोड़ दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में ढीली की। बाहर निकलने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं इसे भी मार दूंगा। मलकानी ने कहा, तुम समझते क्यों नहीं? ये माँ बनने वाली है। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है और इसमें तुम्हारी बहू मदद कर सकती है। मलकानी का चेहरा तारीक हो गया। तुम्हारी मदद मैं क्यों करूँगी? इसे छोड़ दो प्लीज़। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। तुम अंदर जाओ और किसी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, तब तक ये मेरे कब्जे में रहेगी। मलकानी ने गहरी सांस ली। ओके, मैं चाबी लाती हूँ। तुम वादा करो कि फरियाल को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। मैंने कहा, मलकानी, ये यकीन दहानी मुझे तुमसे चाहिए कि तुम अपनी अक्ल के घोड़े गलत सिमत में नहीं दौड़ाओगी। अगर तुमने रब नवाज या इसके बेटे को पुलिस या बाहर किसी से भी रब्ता करने की कोशिश की तो इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। 2 बंदे मार चुका हूँ मैं अब तक। इसने अपना हाथ उठाया। शालम, अब मैं पागल या बेवकूफ़ नहीं हूँ कि फरियाल की जान को ख़तरे में डालूँ। मैंने कहा, मेरा भी किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। ये क्लाशनकोफ इस्तेमाल करके मैं बहुत पहले निकल सकता था। मेरी राह में जो भी आता अपनी जान से जाता, लेकिन मैं बिला वजह कश्त खून से गुरेज कर रहा था। इसने कहा, मैं चाबी लेकर आती हूँ। फरियाल अब बुरी तरह रो रही थी और खौफ से इसका पूरा बदन लरज़ रहा। मैंने इसे आज़ाद कर दिया और खानसामा को हुक्म दिया कि वो किचन की दीवार के एक कोने में मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाए। इसने ज़ेर-ए-लब आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए तामील की। मैंने कहा, फरियाल, तुम्हारी सलामती का इन्हिसार अब तुम्हारी सास के रवैये पर है। फरियाल हाथ जोड़ने लगी। मम्मी, इसे निकल जाने दें, वरना ये मुझे भी मार डालेगा और मेरे बच्चे को भी। मलकानी ने शफ़क़त से सर हिलाया। अब वो बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी थी और इसे अपने आसाब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। फ़िक्र मत कर फरियाल, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से ये फंस गया है मुश्किल में, वरना ये हैवान नहीं है। मम्मी, आप चाबी ले आओ, फरियाल ने रोते रोते कहा। एक बार फिर सुन लो, अगर किसी को भी मेरे किचन में होने का पता चला तो नुकसान में तुम भी रहोगी। तुम्हें दिल नवाज के लिए दूसरी बीवी तो मिल जाएगी, मगर ये बच्चा ज़ाया हो जाएगा जिसे फरियाल जन्म देने वाली है। फरियाल फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मलकानी का चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने इसके जिस्म में लर्जिश को वाज़ह तौर पर महसूस किया। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बाहिफाजत बाहर निकाल दूँगी, आगे तुम्हारी किस्मत। मैंने कहा, तुम मुझे सिर्फ अपनी कोठी के गेट से गुजार दो, इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म। वो बोली, अभी बाहर पुलिस खड़ी है। मैंने कहा, खड़ी रहे, तुम्हारी गाड़ी के शीशे स्याह हैं और तुम्हें कहीं जाने से कौन रोक सकता है, मैं अभी आती हूँ। इसके जाने के बाद मैंने फरियाल से कहा, टेक इट ईजी। इसने मुझे यूँ देखा जैसे मैं पागल हूँ कि इन हालात में से ये मशवरा दे रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा मतलब है घबराओ नहीं, अगर तुम्हारी सास ने कोई चालाकी ना दिखाई तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम थोड़ी देर में वापस आ जाओगी, मुझे पानी पीना है। ज़रूर पियो। मैंने कहा, इजाज़त इसने अपने लिए नहीं, खानसामा के लिए ली थी। इसको आदत नहीं थी कि किचन में से गिलास तलाश करे, फ्रिज खोले और पानी निकाले। इसने खानसामा को हुक्म दिया, बाबा मुझे पानी पिला। बाबा ने मेरी तरफ मुड़ के इजाज़त तलब नज़रों से देखा तो मैंने सर हिलाया। पानी पिला के फिर अपनी जगह बैठ जाओ।
इसी वक्त मलकानी नमूदार हुई। इसने चाबी मेरे तरफ बढ़ाई। बाहर एक बिल्कुल नए मॉडल की टोयोटा खड़ी है। मैंने कहा ड्राइविंग मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे। इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अच्छा अब इसे जाने दो, मैंने वादा किया है कि बाहर निकलते से छोड़ दूंगा। मैं इस घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर कहीं उतार दो और वापस आ जाओ। बहू तुम्हारे अच्छे रवैये की और तावन की ज़मानत के तौर पर साथ जाएगी। एक लंबी गहरी सांस ली। अच्छा चलो, मैंने फरियाल को इशारा किया। वो ऐसे आगे बढ़ी जैसे सजाए मौत पाने वाला फांसी घाट की तरफ बढ़ता है। हम एक कतार में आगे पीछे चलते हुए तवील कॉरिडोर से गुजरे। आसमा सबसे आगे थी, फरियाल दरमियान में थी और मैं सबके पीछे था। मेरी पूरी कोशिश थी कि क्लाशनकोव को किसी को दिखाई न दे, चुनाचे इसका रुख फरियाल की जानिब रखने की बजाय मैंने इसे दाएं हाथ में थाम के नीचे झुका रखा था। अभी हमने आधा कॉरिडोर तय किया था कि एक दरवाज़ा खुला और अंदर से लाली नमूदार हुई। इसने पहले मलकानी को देखा, फिर मुझे। अचानक इसके असाब का तनाव इसकी सूरत पर जाहिर होने लगा। मलकानी ने इसे हुक्म दिया, लाली अंदर जाके अपने कमरे में बैठ जाओ। लाली कमर पर हाथ रख के सामने खड़ी रही और मुझे घूर रही थी। इसकी आंखों में वहशत उतर आई थी। मलकानी ने अपना लहजा सख्त कर लिया। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चुपचाप जाके अपने कमरे में और आराम से बैठ। लाली ने सूरत हाल को समझ लिया था। मलकानी के हुक्म ने इसे मजबूर कर दिया था, वरना शायद वो मुझे आसानी से न जाने देती। मेरा वजूद इसके नज़दीक एक ख़तरे की अलामत था और मेरा चेहरा एक दुश्मन का चेहरा था। मलकानी का हुक्म अब तक दिए जाने वाले अहकामात के बरक्स था, मगर इसे कुछ सोचने की और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। वो पलटी और सबसे आगे हो गई। कॉरिडोर के इख्तिताम पर वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ गई और मलकानी उल्टे हाथ की तरफ चलने लगी। हम तकरीबन एक साथ इसी तवील बरामदे में तलू हुए थे, जिसके वस्त में बुलंद व बाला रोमन तर्ज के स्तूनों पर पोर्च था। गेट के फसील यहाँ से तकरीबन 200 गज दूर थी। मलकानी बावकार अंदाज से चलती हुई गेट से अंदर आने वाले रास्ते की तरफ बढ़ी, जो आगे आके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था। स्याह रंगे मरमर के टाइल वाला रास्ता सीधा कोठी के बाएं जाने वाले खुले हिस्से की तरफ चला जाता था, जहाँ इस वक्त भी 2 गाड़ियाँ मौजूद थी। इनमें से एक बिल्कुल नई सफ़ेद रंग की टोयोटा थी और दूसरी 3 साल पहले की नई शेराट। इस रास्ते का जो हिस्सा दाएं तरफ घूम के पूरे हाल तक और फिर आगे बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ जाता था, इस पर 2 फुट चौड़े और लंबे सफ़ेद टाइल थे। आगे बाहर जाने वाले हिस्से पर स्याह पत्थर थे। दरमियान में लान था, जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। दोनों गेट बंद थे और चौकीदार मामूल के मुताबिक कुर्सियों पर बैठे थे। इनकी क्लाशनकोव कुर्सी के सहारे खड़ी थी। मलकानी को देखते हुए मुस्तैदी से खड़े हुए और इन्होंने क्लाशनकोव उठा ली, मगर मलकानी ने इनकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। वो इत्मीनान से कार तक गई और लाख खोल के ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। और अब नवाज की दूसरी बीवी और दिलनवाज की सुतीली माँ थी। इसने खुद मुझे बताया था कि शादी से पहले वो लेक्चरार थी और सोशियोलॉजी पढ़ाती थी। इसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान हो गई थी। अब इसका बदन कुछ भर गया था। इसकी शख्सियत की दिलकशी में इजाफा हो गया था। वो खूबसूरत औरत थी, पूरे एतमाद थी और अच्छे कपड़े पहनती थी। इसका जादू किसी भी मर्द पर चल सकता था। इसके मुकाबले में कम उम्र और ज़्यादा खूबसूरत खतूत की मालिक फरियाल हुसन की डिमांड बढ़ जाता था। मैंने फरियाल को आगे बढ़कर पहले बैठने का इशारा किया, फिर मैं भी इसके साथ ही बैठ गया। मलकानी ने गाड़ी स्टार्ट की, इसे थोड़ा सा रिवर्स में लिया और गेट की तरफ बढ़ी। कोठी में आने और जाने के रास्ते अलग अलग, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि सहूलत की खातिर वह सब एक ही गेट के आने जाने के आदी थे। शायद बाहर जाने वाले रास्ते का गेट इस वक्त इस्तेमाल किया जाता होगा जब ड्राइवर दे पर VIP किस्म के मेहमानों की गाड़ियों आगे पीछे एक कतार में आ जाती होंगी। अभी हमारी गाड़ी दरवाजे से दूर थी कि गेट खुल गया और सामने से एक पेजारो अंदर आई। इसे दिलनवाज चला रहा था। दिलनवाज आ गया। मलकानी ने कहा, मैंने एक क्लाशनकोव पर रखा। इसे समझा देना कि कोई बेवकूफ़ी या मर्दानगी का मुजाहरा ना करे और तुम भी ये ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बाहर पहुंचा दूंगी। पेजारो हमारे बिल्कुल सामने आके रुक गई। दिलनवाज ने विंडो स्क्रीन में से कार के अंदर मुझे, अपनी बीवी को और मलकानी देखते हुए सिचुएशन को समझ लिया था। वो नीचे उतरा तो इसके हाथ में रिवाल्वर था। मलकानी ने गाड़ी से बाहर झांक के कहा, दिलनवाज रास्ता छोड़ दो। वो रुके बगैर आगे आया। इसने चीख के कहा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। मलकानी ने भी धाड़ के कहा, मैं कहती हूँ दिलनवाज पागल मत बनो, अपनी गाड़ी हटाओ सामने से। दिलनवाज की आंखों में गैज़ो गज़ब के शोले भड़क रहे थे और वो मुझे बीवी या माँ की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर नंगी गालियाँ बक रहा था। मलकानी की ऊंची आवाज़ ने इसका जुनून कुछ कम किया। आप फिक्र मत करो मम्मी, मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। मलकानी ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, खुद ये बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। दिलनवाज पीछे हट गया। इसके हाथ ने रिवाल्वर को इतनी सख्ती से पकड़ रखा था कि शीशे का गिलास होता तो किरची किरची हो जाता। इसके दूसरे हाथ की मिट्टी खुद बंद हो रही थी और खुल रही थी। ऐसे सांस ले रहा था जैसे 1 मील दौड़ के आया हो, लेकिन बिलाखिर माँ की बात इसकी समझ में आ गई। इसने खून आशाम नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिस दिन भी तू मेरे हाथ आ गया मैं तेरी। मलकानी ने कहा, तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे दिलनवाज जिससे हमारी जान खतरे में पड़े। तुम किसी को फ़ोन नहीं करोगे, तुम हमारे पीछे भी नहीं आओगे। दिलनवाज ने फिर हवा में मुक्का चला के कहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जाहिर है कि इस तरह वो अपनी बेबसी की फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा था। वो पलट के गुस्से में गैर मौजूद फुटबॉल को पैरों से किक मारता अपनी पेजारों की तरफ गया और इसे थोड़ा सा पीछे करके साइड से निकाल ले गया।
बेचारों जब मेरे पास से गुजरी तो मुझे पीछे वाली खिड़की के साथ इस गार्ड का चेहरा चिपका हुआ नज़र आया जिसे मैंने ज़मीन दोस्त तय खाने में नॉकआउट किया था। शायद दिलनवाज इसे हॉस्पिटल ले गया था। इस गार्ड के सर पर एक पट्टी बंधी हुई नज़र आ रही थी। टोयोटा गेट से गुजरी तो मैंने अपने दिल में कामयाब और फतहमंदी के गुरूर को एक ख्वाहिश बन के बेदार होते देखा। दिलनवाज ने मुझे सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल और कामिल एतमाद के साथ फ़रार होते नहीं रुखसत होते देखा था, अगरचे इसके हाथ पांव बंधे हुए नहीं थे। मगर ज़हनी तौर पर दिलनवाज ने खुद को इस जेलर से ज़्यादा बेदस्त पा महसूस किया जिसकी कैदियों ने दरवाज़ा खुलवाने के बाद बांध के डाल दिया हो और अब इसकी नज़रों के सामने कहके लगाते पुरजोश अलविदाई मुसाफे करते हुए और इसे गालियाँ देने गुजारते जा रहे हों। अब बताओ किधर जाना है? आसमा शाह ने गाड़ी सड़क पर लाने के बाद पलट के पूछा। इसे एक झटके से इसके शानों तक तराशीदा बाल चेहरे पर आए और दूसरे झटके से वापस हो गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मलक रबनवाज की कोठी का गेट बंद हो गया था। फौरी तौर पर दिलनवाज के बाहर आने का कोई इम्कान न था। मैंने गाड़ी को दाएं जानी मोड़ लिया, अगली स्ट्रीट से फिर दाएं जानी मुड़ा और सीधा चलने का कहा। आसमा तामील करती रही। मैंने क्लाशनकोव का मैगजीन खाली किया और पावर विंडो का बटन दबाया। शीशा फिसल के थोड़ा सा नीचे गया। आगे पीछे सड़क भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मैगजीन को बाहर फेंक दिया। अब मेन रोड सामने आ गई थी। मैंने गाड़ी रुकवा ली। यहाँ से तुम वापस जा सकती हो। मैंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि खूबसूरत औरत ज़हीन और समझदार भी हो सकती है। वो बोली, मुझे यकीन है शाह आलम कि ज़िंदगी में हम फिर किसी जगह आमने सामने होंगे। इस वक्त अगर सूरत हाल आज के बरक्स हो तो तुम भी इसी तरह समझदार होने का सबूत देना। मैं यकीनन तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। मैंने कहा और हाथ आगे बढ़ा के ग्लू कंपार्टमेंट खोला। मैं एक रिवाल्वर मौजूद था। मैंने इसे अपने कब्जे में कर लिया। तुम चालाक भी हो और खुशकिस्मत भी। इसके चेहरे पर शदीद मायूसी और खजालत आमेज़ बेचारगी थी। मैंने कहा, मेरा ये अकीदा है कि तकदीर साथ ना दे तो तदबीर रायगा जाती हैं। दरअसल अभी मुझे कुदरत की तरफ से मिलने वाली ज़िंदगी की मोहलत तमाम नहीं हुई थी, वरना न तुम मेरे नीचे उतरते हुए ग्लो कंपाउंड से ये रिवाल्वर निकाल कर मेरे सर में गोली मार देती। मेरा नुसरत व कामरानी का गुरूर एक सुराख से खून के साथ बह जाता। इसके साथ ही लेडीज़, आई एम सॉरी कि मैंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ये मेरी मजबूरी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और नीचे उतर के साइमा को और क्या कहा कि गाड़ी के मोड़ ले और वापस हो जाए। मैं इसे आगे मेन रोड की तरफ जाने का मौका नहीं देना चाहता था, जहाँ इतनी ट्रैफिक थी कि वो शोर मचाकर किसी को भी मेरे पीछे लगा सकती थी। इसने स्पार्ट चेहरे के साथ गाड़ी को यू टर्न दिया और गाड़ी इसी रास्ते पर दौड़ने लगी जिस पर आई थी। मैंने चंद सेकंड इंतज़ार किया, फिर सड़क की तरफ चल पड़ा। चंद मिनट बाद मैं एक टैक्सी में बैठा खुद को बेयकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं पुलिस की और दिलनवाज की कैद से ज़िंदा सलामत निकल आया हूँ। मेरे वजूद में अज़्म और हौसले की एक नई क़ुव्वत अंगड़ाई ले रही थी। इस ज़िंदगी का एतमाद मेरे जिस्म में जोश और वलवले की लहर बन के दौड़ रहा था। मैंने टैक्सी को शबनम के ऑफिस ले जाने का फ़ैसला किया, फिर आधे रास्ते में अपना इरादा बदल दिया। एक तो इस वक्त शबनम या आज़ाद साहब का वहाँ मिलना भी गैर यकीनी था, फिर शबनम घर और ऑफिस पुलिस के नुक्ता नज़र से पहली जगह हो सकते हैं जहाँ मैं जाता। जैसे चूहे दान से बच निकलने वाला चूहा सबसे पहले अपने बिल का रुख करता है, मैंने टैक्सी को फरीद अब्बासी के घर की तरफ मोड़ लिया। फरीद घर पर नहीं था। रक्शी मुझे देख के इतनी हैरान हुई, बात करना तक भूल गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। मैंने कहा, मैं वही हूँ जो शाह आलम था। इतने से कैसे देख रही हो? वो चूँकि तुम तो पुलिस की तहवील में थे। फरीद ने बताया था मुझे तुम्हारी पेशी के लिए। मैंने कहा, बाहर एक टैक्सी खड़ी है, इससे किराया अदा कर दो। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। इसने सर हिलाया, तुम बैठो, मैं इसे पैसे देती हूँ। मैं एक सोफे पर पाऊँ और हाथ फैला के और आराम से आंखें बंद करके बैठ गया। इस तरह मुझे गहरा खुशी देने वाला एक सहनी जिस्मानी सुकून महसूस हो रहा था और एक आराम तलब ताज़े थकन मेरे जिस्म को मगलूब कर रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे महीनों के लंबे पुरमशक्क़त और मुसलसल जारी रहने वाले सफ़र के थका देने वाले अजाब से गुजर के बल आखिर अपने घर, अपने बेडरूम और किसी के नरम गरम चाहत भरी जहाँ फ़िज़ा आगोश में पहुँच गया हूँ। मैं नींद की गालिब आने वाली ख्वाहिश से लड़ रहा था और कोशिश कर रहा था कि अपने सफ़र को यहाँ ख़त्म ना करूँ। अचानक रक्शी ने टैक्सी वाले को रुखसत किया और मेरे सामने आके बैठ गई। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने कहा, हालत क्या बना रखी है? वो बोली, ज़रा आईने में सूरत देखो अपनी। तुम आदमी नहीं भूत लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे उम्र कैद काट के निकले हो। मैंने कहा, हाँ ऐसा तो मुझे भी महसूस होता है। वो बोली, चलो खैर बातें बाद में करेंगे, पहले तुम नहा धो के इंसान बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए फरीद के कपड़े निकाल देती हूँ। मैंने कहा, नहीं रक्शी, मैं जाऊँगा। कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूँगी। मैंने कहा, मैं जा रहा था शबनम की तरफ, फिर इसलिए नहीं गया कि मुझे तलाश करने वाले सबसे पहले वहाँ देखेंगे। फरीद अब्बासी वकील है मेरा, वो यहाँ भी पहुँच सकते हैं, इतना मत डरो। मैंने कहा, डर की बात नहीं रक्शी, जितना तुम लोगों ने मेरे लिए किया है ना वो कर रहे हो, इसके बाद तुम मेरी वजह से मुश्किल में पड़ो, ये मैं नहीं चाहता। ऐसा मत कहो नासिर, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया था मैंने तो कुछ नहीं किया था। वो बोली, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। मैंने कहा, यह सब तकदीर के खेल है रक्शी। नहीं नासिर, मैं कैसे भुला दूँ कि इस वक्त जब मैं तुम्हें शाह आलम अपना शोहर समझती थी, तुमने सूरत हाल से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने का सोचा भी नहीं, उल्टा तुमने मेरी हिफाजत की।
तुमने अपने आप को भी नहीं मुझे संभाला। तुमने मुझे अजाब के एक जहन्नम से निकाला और वो सब दे दी जिस पर शाह आलम की हैसियत से तुम अपना कब्जा जारी रख सकते थे। अब इन बातों का क्या जिक्र। नहीं नासिर, मैं ये कैसे भुला सकती हूँ तुम्हारा ये एहसान। आज मैं इस घर में आबाद हूँ तो ये तुम्हारी कोशिश का नतीजा है। मेरी ज़िंदगी की सारी खुशी तुम्हारी ही दी हुई है। ऐसा मत कहो। सबसे बड़ा एहसान तो तुमने किया था मुझ पर इस वक्त जब कोई मुझे शाह आलम मानने को तैयार न था। सिर्फ तुम्हारी गवाही ने शाह आलम को एक नई ज़िंदगी दी। मैं तो हालात का कैदी था। तुमने मुझे इस कैद से रिहाई दिलाई थी। मैंने वही किया जो शाह आलम तो नहीं कर सकता था, मगर मैं नासिर अजीम था। मैं तुम्हारा शोहर बन जाता तो तमाम उम्र खुद को अपना चेहरा दिखाने के काबिल ना रहता। आज मैं तुमसे नज़र मिला के बात कर सकता हूँ, खुदा का शुक्र है। अच्छा, अब बातें छोड़ो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। इसने मुझे हुक्म देते हुए कहा, जाके चेहरे से ये बालों का जंगल साफ करो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम्हारे दाढ़ी मूँछों के और सर के बाल कितने बेहंगम तरीके पर बढ़ गए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि नासिर अजीम बन के तुम कैसे लगते हो। रक्शी, मुझे मजबूर मत करो। मैं उठ खड़ा हुआ। नासिर अजीम को यहाँ नज़र भी नहीं आना चाहिए। शाह आलम की बीवी से इसका क्या ताल्लुक। वो कुछ मायूस हुई। क्या इसका ये मतलब है कि तुम मुझसे मिलोगे भी नहीं। मैंने कहा, मिलूंगा। अपने वकील की बीवी की हैसियत से कहीं ना कहीं तुम्हारी और मेरी मुलाकात ज़रूर होगी। ज़िंदगी इत्तफाक़ात से भरी पड़ी है। नासिर अजीम का शाह आलम की साबका बीवी के घर में आना जाना हो सकता है। हमारे फैमिली रिलेशन होंगे, मगर अभी नहीं। लाओ मुझे कुछ पैसे दो। वो कुछ खिफ ज़्यादा नज़र आने लगी। मेरे पास तो अभी मुश्किल से 4-5 हज़ार होंगे। मैंने हंस के कहा, बाबा मुझे सिर्फ टैक्सी का किराया चाहिए नीलम के घर तक जाने के लिए। इसने मुझे 1,000 पकड़ा दिए। ये रखो, जाते हुए अपने लिए कपड़े भी लेते जाओ। मैंने कहा, थैंक्स। वो मुझे छोड़ने दरवाजे तक आई और उस वक्त देखती रही जब तक मैं नज़र आता रहा। इसकी आंखों में मेरे लिए जेन्युइन तशवीश थी। ये सब खुदा का ख़ास करम था कि इसने मुझे इखलाकी मुज़ाहमत की तौफीक दी, वरना इस वक्त जब रक्शी मुझे अपना शोहर तस्लीम करते हुए ख़ुद मेरे हवाले करने पर मिसर थी, मैं इससे एक शोहर का हक़ वसूल कर लेता तो शायद वो मेरे लिए कुछ भी ना करती। वो भरी अदालत में मेरे मुँह पर तमाचा मार के कहती कि ये धोखेबाज जालसाज जो मेरा शोहर बन रहा था नासिर अजीम है, और आज मैं अपना सब कुछ गंवा के जेल काट रहा होता। ये जो आज फिर मुझे नासिर अजीम की ज़िंदगी जीने का मौका मिल गया है, ये रक्शी का अता करता है। सड़क पर आके मेरा एतमाद फिर पिचकुद मुतज़लज़ल होने लगा। मुझे यूँ लगता था जैसे ख़तरा मेरे चारों तरफ धुएँ की तरह भरा हुआ है और इसके एहसास से मफर मुमकिन नहीं। और राह चलते लोगों की नज़रें मुझे सवाल करती महसूस हो रही थी, कौन हो, शाह आलम या नासिर अजीम। अचानक सामने से एक पुलिस मोबाइल नमूदार हुई तो मैं नर्वस हो गया, जैसे वो मेरी ही गिरफ्तारी के लिए वहाँ आई थी। मैं चलता रहा यहाँ तक कि मुझे खाली रक्षा नज़र आ गया। इसके रुकते ही मैं अंदर बैठ गया तो ड्राइवर साहब ने खासा बुरा माना। पहले पूछ लो भाई जी कि रक्षा खाली है और मैंने किधर जाना है। मैंने कहा, बात यह है भाई जी कि रक्षा खाली ना होता तो तुम मेरे इशारे पर रुकते क्यों, और ये मैं तुम्हें बताऊँगा जाना किधर है। तुमने फिल्म स्टार नीलम का घर देखा है? तौबा करो जी, अल्लाह इनके घर ना दिखाए। इन्हें एक आम पुरतअस्सुब रवैये का मुजाहरा किया। मैंने कहा, अच्छा चलो रास्ता मैं बताता हूँ। रक्षा की सवारी खासी सबर आजमा होती है। वो रक्षा भी खैर से ऐसा था कि जितना आगे चलता था इससे ज़्यादा दाएँ बाएँ हिलता था। मामूल से गड़े में रिक्शा ऐसे उछलता है कि अंदर में उछल पड़ता था। दोबारा मेरा सर ऊपर कैनवस को सपोर्ट करने वाले पाँव से टकराया। रही सही कसर इसके मीटर ने पूरी की जो दुगनी रफ्तार से चलता था, मगर एक बहुत बड़े और जानलेवा अजाब से गुजरने के बाद मुझे ये सब महसूस भी नहीं हो रहा था और मैं बड़ी बेचैनी से इस सफ़र के इख्तिताम का इंतज़ार कर रहा था। रिक्शा एन नीलम हाउस के गेट पर रुका तो सिक्योरिटी गार्ड ने इसे इशारा किया, ओए आगे ले जा रक्शे को। वाला उससे भी ज़्यादा टेढ़ा साबित हुआ, ओए तू खड़ा है चुप करके और अपना काम कर, इधर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ क्या। मैंने इसे किराया देकर चलता किया, मगर इसके बाद एक नया मरहला आ गया। सिक्योरिटी गार्ड नया था और मुझे नहीं पहचान सकता था। इसने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, मैं नासिर अजीम हूँ, नीलम का दोस्त। हम किसी दोस्त को नहीं जानता, मैडम घर पर नहीं है। मैंने कहा, अच्छा तो बानो खाला को बुलाओ। वो चौंका, बानो खाला को? हाँ, तुम कुछ ऊंचा सुनते हो। बानो खाला को बताओ मेरा नाम, इंटरकॉम पर बात करो। मैंने 2 घरेलू मुलाजमिन के नाम लिए जो खानसामा और बटलर थे। इसके बाद वो मुश्किल आसान हो गई। बानो खाला ने खानसामा को गेट पर मुझे रिसीव करने के लिए भेजा। वो मुझे यूँ अंदर ले गया जैसे मैं भी घर का मालिक ही हूँ। जाहिर है ये प्रोटोकॉल देख के खुद सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। हाय हाय, बानो खाला मुझे देख कर चौंक पड़ी। अरे बेटा, ये तुम हो? मैंने तो कहा कि नासिर का नाम लेकर कौन जंगली घुस आया घर में। मैंने फरते मुसर्रत से जंगलियों जैसी आवाज़ निकाली, चीखें मारी और बानो खाला को गोद में उठा के डांस करने लगा। मैं जंगली हूँ बानो खाला, भूत हूँ, हा हा हा। अब तुम क्या करोगी? मैंने घर पर कब्जा कर लिया है। वो हंसते हुए गुस्सा होने लगी। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या तमाशा कर रहे हो? नौकरों के सामने मैं इन्हें उतार दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ खाला। इन्होंने अपनी सांस पर काबू पा के कहा, ओहो ऐसी क्या बात है? मैंने कहा, आज शाह आलम मर गया। इन्होंने सीने पर हाथ रख के कहा, हाय अल्लाह, कौन मर गया और तुम इस पर यूँ खुशी मना रहे हो? तौबा करो तौबा। वो एक शैतान था खाला, इसने कब्जा कर रखा था मुझ पे। आज मैं आज़ाद हूँ, बिल्कुल आज़ाद। मैंने नाचते हुए कहा। इन्होंने सर पर हाथ रख के कहा, पता नहीं बेटा तुम क्या कह रहे हो, इस समझ में तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा, छोड़ो खाला, ये बताओ नीलम कहाँ है? लो, नीलम क्या इस वक्त घर में होती है?
वो तो बुखार में भी चली जाए शूटिंग के लिए। मैंने कहा मेरा मतलब है शूटिंग कहाँ होगी इसकी, मगर तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि ये बताओ कि रईस कहाँ मिलेगा। जाने मुझे क्या पता बेटा। मैंने कहा बानो खाला, अगर आपको एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे रब्ता करेंगे नीलम से? टेलीफोन डायरी में स्टूडियो के नंबर हैं, किसी से पूछूंगी, बानो खाला ने सादगी से कहा। राइट, मैंने चुटकी बजा के कहा। टेलीफोन डायरी नीलम के कमरे में इसकी बेड साइड टेबल पर मौजूद थी। इसमें सारे स्टूडियोज़ के और तमाम अहम फिल्मी शख्सियात के फ़ोन नंबर खासी तरतीब से लिखे हुए थे। मैंने 3 स्टूडियो में बात की। चौथी जगह बात करने वाले ने कहा हाँ मैडम सेट पर हैं। मैंने कहा मैं इनके घर से बात कर रहा हूँ, मैडम अभी नहीं आ सकती, शॉट चल रहा है। मैंने कहा तुम मैडम के सेक्रेटरी रईस को पैगाम दो कि वो फ़ौरन घर फ़ोन करके एमरजेंसी है। मुझे अंदाज़ा था कि रईस को मेरा पैगाम डिलीवर होने और फिर रईस के कहीं से फ़ोन करने में 10 मिनट तो ज़रूर लगेंगे। ये भी हो सकता था कि स्टूडियो में तलाश करने से वो ना मिले, वो फरीद अब्बासी के साथ मेरी तलाश में भटक रहा हो, और ऐसा ही हुआ। मैं फ़ोन से लगा बैठा था और इंतज़ार की खौफ से गुजर रहा था कि घंटी बजी और दूसरी तरफ से मेरे हेलो कहते ही नीलम ने चीख मारी, नासिर तुम कब आए? मैंने कहा उफ़, इतने ज़ोर से चिल्लाई हो कि मेरा कान ख़राब कर दिया, आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए। वो घबराहट में बोली, देखो मैं आती हूँ अभी 1 घंटे में। मैंने कहा तुम इत्मीनान से अपना काम निपटा के आओ। वो बोली तुम कहीं जाना मत। मैंने कहा अब कहाँ जाना है, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, अचानक रवाना हो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि ख्वाह क़यामत भी आ जाए मैं तुम्हारे वापस आने तक कहीं नहीं जाऊँगा। रईस कहाँ है? इसने कदरे तजब्जुब के साथ मोहतात लहजे में जवाब दिया, वो गया है तुम्हारे ही एक ज़रूरी काम से। गालिबन नीलम के आसपास दूसरे लोग भी मौजूद थे जो इसकी बात सुन सकते थे, इसलिए नीलम ने यह कहने से गुरेज किया कि रईस मेरे जुडिशनल रिमांड के सिलसिले में फरीद अब्बासी के साथ कोर्ट गया हुआ है। फ़ोन करने के बाद मैंने एक पुराने वफादार मुलाजिम को तलब किया और इससे पूछा यहाँ कितने साल हो गए हैं काम करते। इसने सोच के कहा 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं जनाब। मैंने कहा नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद बख्श जनाब, बख्शो कहते हैं सब लोग। मैंने कहा मोहम्मद बख्श, यहाँ कोई बार्बर है? बार्बर? इसने मेरे सर और दाढ़ी और मूँछों पर एक पुरतजस्सुस निगाह डाली। मिल जाएगा जनाब, नज़दीक तो कोई नहीं, मार्केट तक जाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा क्या ये नहीं हो सकता कि बार्बर यहाँ आ जाए? क्यों नहीं हो सकता जनाब, बस पैसे ज़्यादा लेगा घर आने के। मैंने कहा कैसे लाओगे इसे टैक्सी में? वो बोला एक गाड़ी है जनाब, मैडम ने मुलाजमीन को दे रखी थी, ऐसे ही बाज़ार के कामों के लिए, रईस साहब ने वापस ले ली। मैंने कहा इसकी चाबी कहाँ है? बानो खाला के पास होगी। मैंने कहा जाके मेरा नाम लो, चाबी मिल जाएगी। क्या नाम है मेरा? वो थोड़ा सा नर्वस हुआ। नाम? मैंने कहा नासिर अजीम है मेरा नाम। सब मुलाजमों को बता दो। एक बात और, फ़िलहाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता और इसलिए गेट पर चौकीदार से कह दो कि ख्वाह गवर्नर पैदल चल के भी मुझसे मुलाकात करने आए, इससे कह दो कि यहाँ कोई भी नहीं आया। घर में मैडम होंगी, रईस साहब, मैं नहीं हूँगा। समझ गया जनाब। वो जाने लगा। मैंने कहा एक बात और। वो रुक गया। जी सर। मैंने कहा बार्बर को साथ ले आओ और इसे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ले जाना, मैं वहीं आ जाऊँगा, इसे ड्राइंग रूम में मत बिठाना। इसने सर हिला कर जी जनाब कहा और चला गया। मैं बेड पर लेटकर अपनी ज़िंदगी के इस इनकलाब के बारे में सोचने लगा। आज मैं फिर नासिर अजीम था और मुझे अपनी ज़िंदगी माजी के सब रिश्तों के साथ और मुस्तकबिल के साथ सारे ख्वाबों पर इख्तियार के साथ वापसी मिल गई थी। शाह आलम जिसे मरे हुए ज़माना हो गया था, मगर वो नासिर अजीम के कालिब में ज़िंदा था। आज हमेशा के लिए इस दुनिया की नज़र से ओझल हो गया था। बेशक ये सब वैसे नहीं हुआ था जैसे मैंने प्लान किया था, मगर खुदा जो करता है बेहतर करता है। मैंने होटल से और दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने का जो मनसूबा बनाया था वो मुश्किल और ख़तरनाक ही नहीं, किसी हद तक फिल्मी भी था, लेकिन अब जो कुछ हुआ था बिल्कुल फितरी और हकीकी था। शाह आलम को पुलिस ने पुराने मुकदमात के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने 2 बार इसका 3-3 दिन के जिस्मानी रिमांड दिया, मगर 7वें दिन जब इसे जुडिशनल रिमांड पर जेल भेजने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, वो पुलिस की तहवील से फ़रार हो गया। कैसे फ़रार हो गया ये अदालत को बताएंगे थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर सलामत अली या इसके सरपरस्त आला और अफसरान आला ASP दिलावर शाह। वो किस मुँह से ये कह सकते हैं कि हमने इसे थाने की हवाला से मलक रबनवाज के घर की निजी जेल में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ इसकी निगरानी पर एक गैर इंसानी मखलूक लाली के साथ क्लाशनकोफ रखने वाले 2 मुसल्लह मुहाफिज मामूर थे, मगर इसने एक गार्ड को हलाक कर दिया और बाकी को नॉकआउट कर दिया। फिर इसने घर की मालकर मलक रबनवाज की निस्फ बेहतर मलकानी को इसकी बहू को यरगमाल बनाकर और निकल गया। कोई भी इसका रास्ता ना रोक सका। रबनवाज के कब्जे से फ़रार होकर शाह आलम कहाँ गया? यूम हशर से पहले इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकेगा। इसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, कुछ पता नहीं। इस दुनिया से वो ऐसे गायब हो गया जैसे वो कोई जादूगर था या जिन भूत था। अब मेरे लिए ये भी ज़रूरी नहीं रहा था कि मैं इसी लावारिश लाश के हसूल और इसे शाह आलम करार देने के लिए कोई चक्कर चलाऊं और कानूनी तौर पर इस नामालूम शख्स के शाह आलम करार दिए जाने वाले सरकारी तौर पर तदफीन का सबूत देना के सामने पेश करूं। अगर पुलिस को शाह आलम की गुमशुदगी के मसले से जान छुड़ानी होगी और इसके खिलाफ चलने वाले केसों की फ़ाइल क्लोज करनी होगी तो खुद ही ये सब कुछ करेगी। मेरे लिए अगला मरहला था नासिर अजीम की शनाख्त कायम करने का, लेकिन इसमें मुझे कोई दुश्वारी पेश आने का इम्कान नहीं था। एक बार जब मुझे रबनवाज ने दाढ़ी वाला जिन समझते हुए अदालत के कमरे में हंगामा कर दिया था तो मैंने सुपरस्टार नीलम और शोहरत याफ्ता नेकनाम डॉक्टर कमाल जैसे मोतबर मुअज़्ज़िज़ और मुस्तनद गवाह अदालत में पेश कर दिए थे
और ख़ुद को नासिर अजीम साबित करके रब नवाज की सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। ताहम इत्तफाक़ात के लिए दुनिया बहुत छोटी जगह है और एक ही शहर में रहते हुए इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे कि मलक रब नवाज और नासिर अजीम का आमना सामना हो जाए। लेकिन एक बार मैं इसके सामने नाकाबिल तरवीज सबूत पेश कर चुका था कि मैं नासिर अजीम हूँ और ये बात वो भूल नहीं सकता। वो अच्छी तरह जानता था कि इस शहर में शाह आलम जैसा ही दूसरा मौजूद है, मगर वो शाह आलम नहीं, नासिर अजीम है, जिसका शाह आलम से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। शाह आलम की साबिक शरीक हयात रखशंदा के अलावा भी कुछ लोग इस राज से आशना थे कि नासिर अजीम ने किन हालात के तहत अपनी ज़िंदगी के चंद माह शाह आलम बन के गुजारे थे, लेकिन वो सब मेरे अपने लोग थे। ये बात रईस जानता था और डॉक्टर कमाल फारूकी जानता था। चंदा, कमर और नीलम जानती थी कि अपनी बदकिस्मती या बेवकूफ़ी के बायस नासिर अजीम कितने दिन शाह आलम की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हुआ था, मगर कुछ ऐसे मेहरबान भी थे जो कुछ नहीं जानते थे और पूरी नेक नीयती और यकीन कामिल के साथ हलफ उठा के कह सकते थे कि ये वही नासिर अजीम है जिसे वो बचपन से जानते हैं। मसलन डॉक्टर मशहूद की फैमिली, मासी हीर और डॉक्टर रांझा, कमाल का फरिश्ता सीरत असिस्टेंट कोइन और 2 बैंक मैनेजर मुझे 10 साल से जानते थे। चुनांचे नासिर अजीम को मलक रब नवाज से कोई ख़तरा नहीं था। जब मुलाजिम ने मुझे बारबर की आमद की इतला दी तो मैं तकरीबन गनूदगी की कैफियत में था। सर्वेंट क्वार्टर में जाके मैंने बारबर से कहा कि वो मेरे बाल तराश कर छोटे करे और दाढ़ी साफ़ करके मुझे क्लीन शेव बना दे, तो वो कुछ चौंक कर ऐसे ज़ेरे लब मुस्कुराया, लेकिन फिर कुछ बोले बगैर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आधे घंटे बाद मैंने अपनी सूरत आईने में देखी तो ख़ुद को पहचान कर मुझे एक अनजानी सी खुशी हुई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अपने आप से भी बिछड़ा हुआ था और मुझे एक हस्बे हाल शेर याद आया, ए दोस्त, किसी हमदम वीराना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा और खिज़र से। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे ज़िंदगी के तलबगार ख़तरात से भरे हुए नाउमीदी के तारीक जंगल का सफ़र अचानक उम्मीद के हर तहफ़्फ़ुज़ उजाले की मंजिल पर पहुँच के तमाम हो गया। मैंने ख़ुद को इंतहाई हल्का फुल्का और सबकदोश महसूस किया और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने माजी की यादों की सरजमीन से जोड़ने वाला पुल फिर मिल गया है और वो गैरत, अकेलेपन और मायूसी का एहसास दिलाने वाला वक्त बेवजूद हो गया है जो मेरे माजी और हाल के दरमियान एक अमीर खला की तरह हायल था। चुनाचे मैंने गुस्ल के बाद गेस्ट बेडरूम के वार्डरोब में झांका तो वहाँ मुझे अपने मतलब के कपड़े मिल गए। 3 मुख्तलिफ साइज़ की शर्ट्स में से एक मुझे ठीक आ गई। ऐसा ही पतलून के इंतखाब में हुआ। कपड़े बदलने के बाद जब मैं एक बिल्कुल नया इंसान यानी पुराना नासिर अजीम बन चुका था तो मैंने घड़ी देखी। नीलम ने मेरी बात हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। इसका मतलब यही था कि इसको अपने शूटिंग के शेड्यूल से फुर्सत नहीं मिली और शॉट मुकम्मल करके ही आ पाएगी। मैंने बानो खाला से काफ़ी या चाय की फरमाइश करने का सोचा, मगर फिर बैठ के आगोश राहत ने मुझे खींच लिया। मेरा सर तकिए से लगा तो नींद मुझ पर गालिब आ गई। मेरी आंखें खुली तो रात का अंधेरा फैल चुका था। बाहर नीलम के और रईस के हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने बाहर निकल के देखा तो वो हाथों में हाथ डाले लान पर आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी कर रहे थे। वो दोनों इतने पुरसुकून और एक दूसरे में खोए हुए थे कि मुझे ये मंजर देख के खुशी हुई और मैं कुछ देर रईस की ज़िंदगी के इस इनकलाब को देखता रहा और इसकी खुशकिस्मती पर रश्क करता रहा। नीलम के लिए चाहे जाने की कैफियत कोई अनोखा तजर्बा नहीं थी। इसके हज़ारों पुरस्कार और लाखों मदाह थे। इनमें ऐसे भी बहुत थे जिन्होंने टूट के नीलम को चाहा था और दिल की गहराई से नीलम को प्यार किया था, मगर वो इतने खुश नसीब न थे कि जो अब इनमें भी नीलम को निगाह इल्तफ़ात मैसर आती। इसने मेरे सामने एतराफ़ किया कि सैकड़ों में 1-2 यकीनन ऐसे थे कि इन्हें वो अपने शरीक हयात के तौर पर कबूल कर लेती, मगर वो सिर्फ पुरस्कार थे। वो किसी एक्टर से शादी को अपने लिए माशरती तौर पर घाटे का सौदा समझते थे। वो सिर्फ चंद रातों के खलवत के तलबगार थे। बाल्फाज दिगर सिर्फ खौबस पेशा ही थे। बाकी वो सब थे जिनको नीलम की तवज्जो भी हासिल ना हो सके। इसका मामला इसके बरक्स था। वो नीलम के मदाहों में शामिल था और ना इसके पुरस्कारों में। शायद वो इतनी ऊंची परवाज़ की सोच भी नहीं सकता था, मगर नीलम की निगाह ने क्या लाजवाब किया कि इसको लाखों मर्दों में इंतखाब किया और फिर ये साबित किया कि हुस्न तो देखने वाले की नज़र में होता है और मोहब्बत वो फूल है जो किसी सहन और गुलशन में ना खिले, मगर पत्थर की चट्टान में या रेग में सहरा में खिल जाए। रईस के साथ वही हुआ जो हज़रत मूसा के साथ हुआ था कि आग लेने को जाएं, पैगंबरी मिल जाए। मेरे साथ नीलम के लिए घर आता जाता रहा और शायद हर मर्द की तरह इस हसीन औरत के बारे में सोचता भी रहा हो। ये नामुमकिन था क्योंकि मर्द नीलम के इतना करीब जाके इसे देखे और ख्वाहिश इसकी आतिश शौक़ को ना भड़काए, मगर इसने कभी तसव्वुर में ना सोचा होगा कि अनजाने में मोहब्बत की खामोश चिंगारी नीलम के दिल में चुपके चुपके सिलक रही है। ऐसा क्यों हुआ? ये नन्हा सा सवाल शायद रियाजी के इन दीक मसाइल से ज़्यादा मुश्किल होगा जिस पर फीसा गौरस तमाम उम्र गौर करता रहा। सवाल और जवाब जो इसका जवाब शायद कंप्यूटर के दौर का कोई साइंसदान भी नहीं दे सकता। बस था कि ऐसी नाकाबिले फ़हम नज़र ना आने वाली और दूसरों को महसूस ना होने वाली बात जिसने नीलम के दिल के ख्वाबदीदा तारों को छेड़ दिया और मोहब्बत के नगमों को जगा दिया। चुनाचे वो रईस जो तमाम उम्र एहसास महरूमी और एहसास कमतरी का शिकार रहा और वक्त गुजारी के लिए शौकीन मिजाज लड़कियों से दिल लगी और मोहब्बत का खेल खेलता रहा, अब नीलम का महबूब था
और इसकी मोहब्बत के समंदर की गहराई में इतना डूब चुका। जब मैंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो चौंक कर इन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। फिर नीलम पलट के मेरी तरफ बेइख्तियार लपकी। मुझसे एक कदम के फासले पर रुक के इसने मुझे गौर से नज़र जमा के देखा। इसका चेहरा फ़र्त इश्तियाक और मुसर्रत से तमतमा रहा था। वो नासिर अजीम को अपने असल रूप में अपने मुकाबिल देख के गुजरे हुए वक्त की यादों की हसीन वादियों में गुम हो गई थी। बिल आखिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे क्या देख रही हो? इसने आगे बढ़कर मेरा चेहरा अपने हाथों में थामा और मेरे माथे पर एक बोसा दिया, जिसे में ममता की मोहब्बत थी, बहन का प्यार था, दोस्ती की पुरखुलूस वारफतगी थी और अपनाइयत का या हसासियत का भरा अंदाज था। रईस हमारे करीब खड़ा फ़ख्र के साथ मुस्कुराता रहा। वो बोली, मैं नासिर अजीम को देख रही हूँ बहुत अरसे बाद। मैंने कहा, एक शेर सुनोगी? वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी तेरे हर जाई की। वो बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगी। मैंने कहा, तुम तो खुद मुझे छोड़ जाओगी। वो मेरी बात नहीं समझी। मैं क्यों छोड़ जाऊँगी और क्या छोड़ के जा रही थी लंदन? मैंने कहा पकड़ लिया कराची एयरपोर्ट पर और अब तक रोक लिया था। वो शर्मा के हंसी, हम आए तो तुम गहरी नींद में थे, हमने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सोचा खलवत के कुछ लम्हात और साथ गुजार ले, इसके बाद तो कबाब में ये मुस्तकिल हड्डी रहेगी। कैसी बातें करते हो तुम? रईस बोला, इसका दिल चाह रहा था कि गालियाँ खाने को, इसके बगैर दिमाग का हाजमा ख़राब रहता है साले का। मैंने कहा, मैं छुप के तुम्हें देख रहा था तो कसम अल्लाह की प्यारे बहुत अच्छा लगा मुझे ये सीन। पहलुए हूर में लंगूरे खुदा की कुदरत, लेकिन जोड़े अगर आसमानों पर बनते हैं तो खुदा ने शायद इसे अच्छा जोड़ा आज तक ना बनाया हो। 10 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ तुम दोनों को, कितना वक्त कुदरत को इस फैसले पर पहुँचने में, और जो फैसला इतना सोच समझ के किया जाए वो कितना सही होगा। नीलम ने मेरा बाजू थाम लिया, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। मैंने कहा, तुम लोग चाय पी चुके हो, तुम्हारे साथ फिर पिएंगे। नीलम बहुत खुश हुई और बात बात पर हंस रही थी। अच्छा तुम लोग यहाँ बैठो और बानो खाला से कहती हूँ। मैंने कहा, मैं तो काफ़ी पीऊँगा। रईस मेरे साथ टेरेस में पड़े हुए कुशन दां के बैठ सोफे पर बैठ गया। पता तो मुझे चल गया था तेरे फरार होने का। मैंने कहा, तुझे कैसे पता चल गया? अबे यार, कोर्ट में एक सनसनी फैली हुई थी। मजिस्ट्रेट ने कई बार पूछा कि मुलजिम कहाँ है, तो ऐसा अच्छो बड़ी मुश्किल से कहा कि सर आज इसे पेश नहीं किया जा सकता। इस पर मजिस्ट्रेट बिगड़ गया कि इसका क्या मतलब है, तुम मुलजिम को लाए क्यों नहीं? इंस्पेक्टर सलामत अली ने पहले टाला कि मुलजिम की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर फरीद अब्बासी ने इसके आगे पीछे पड़ गया कि अदालत को सच बताओ कि तुम्हारे जिस्मानी तशद्दुद की वजह से इसकी हालत ख़राब है या तुमने इसे मार दिया है। अदालत में एक हंगामा बर्पा हो गया। बिलाखिर इंस्पेक्टर ने तस्लीम कर लिया कि मुलजिम हिरासत से फ़रार हो गया है। फरीद अब्बासी ने इसे झूठ करार दिया तो सलामत अली ने कहा कि मुलजिम के कुछ साथी इसे थाने से ज़बरदस्ती छुड़ा के ले गए। फरीद अब्बासी ने पूछा कि क्या थाने पर मुसल्लह अफराद के हमले की इस वारदात के अंदराज रोजनामचे में है? वो क्या बताता, आएँ बाएँ शाएँ करता रहा। SDM तजर्बाकार और पुलिस शनास लोग होते हैं। इसने कहा कि अदालत तुम्हें 2 घंटे देती है, 2 घंटे बाद मुलजिम को पेश करो या इसकी हिरासत से फ़रार का रिकॉर्ड लाओ। सलामत अली तो अदालत से भाग गया और इसके एक मातहत ने कहा कि इंचार्ज साहब रिकॉर्ड लेने के लिए गया था, इसलिए अभी तक नहीं आए। पता नहीं कोर्ट क्यों लेट नहीं आए, पता नहीं क्यों लौट कर नहीं आए, इसने कुछ मोहलत दी जाए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अदालत का वक्त ख़त्म होने के तक मोहलत है, इसके बाद थाना इंचार्ज के खिलाफ गफलत और नाअहली के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अदालत बर्खास्त होने से पहले ही ASP दिलावर शाह हाजिर हुआ और इसने बताया कि इंस्पेक्टर सलामत अली को गफलत बरतने और अदाए फ़र्ज़ में कोताही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है और इस मामले की पूरी तरह छानबीन की जाएगी। मजिस्ट्रेट ने कहा थाने के अमले को ही मुअत्तल किया जाए और ये मालूम किया जाए कि ज़ेर हिरासत मुलजिम को फ़रार करने में किस किस का हाथ है। इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ और 1 महीने बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। फरीद अब्बासी ने अच्छा खासा हंगामा किया कि पुलिस ने मेरे मुवक्किल को तशद्दुद से हलाक कर दिया है। इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हुआ तो हाई कोर्ट से रजू करेगा। हिरासत से फ़रार की कहानी झूठ है कि पुलिस इंस्पेक्टर सलामत अली को बचाने के लिए घड़ी गई। इस मामले में अदालत आलिया के सतह पर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर होना ज़रूरी है। पुलिस तो फंस गई। मैंने कहा फरीद अब्बासी 1-2 दिन में हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त देगा और यही मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि पुलिस ने मेरे मुवक्किल को अपने बेईमाना तशद्दुद से हलाक कर दिया है और अब इस कत्ल को छुपाने के लिए हिरासत से फ़रार की कहानी घड़ी गई है। पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वो शाह आलम को अदालत में पेश करे। मैंने कहा फरीद अब्बासी के लिए अपनी वकालत की दुकान चमकाने का बेहतरीन मौका है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले। यही मशवरा है इसे शबनम ने दिया था, वो तुझसे बात करेगा पहले, रईस ने कहा। नीलम जो खामोशी से सारी बातें सुन रही थी, रईस से कहा अब छोड़ो ये सब, जान बच गई तो खुदा का शुक्र अदा करो। मैंने कहा वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैंने कहा झूठ अगर मुसलसल और बार बार बोला जाए तो बिलाखिर दुनिया से सच मान लेती है। मेरे मामले में बहुत ज़ोर शोर के साथ मुसलसल ये बात कही जानी चाहिए कि पुलिस ने इसे हलाक कर दिया और लाश गायब कर दी। हम ये झूठ बार बार अखबारों में बोलेंगे तो पब्लिक इस पर आसानी से यकीन कर लेगी, क्योंकि पुरअसरार तौर पर किसी का गायब होना एक बायमानी बात है। पुलिस तशद्दुद से लोग हलाक होते ही रहते हैं। फिर हमारे सियासी कल्चर में सरकारी मशीनरी को मुखालिफिन को दबाने, हरासा करने और रास्ते से हटाने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया गया है और सियासी कत्ल भी हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है।
अभी शाह आलम की सियासी हैसियत अखबारात की हद तक बरकरार है, चुनांचे इसके कत्ल को एक सियासी साजिश भी साबित किया जा सकता है। मलक रब नवाज के 100 बाकी सब मान लेंगे कि ऐसे भी कत्ल कर दिया गया है या करा दिया गया है। आखिर क्या ज़रूरत है इतना लंबा चक्कर चलाने की? नीलम बोली, ज़रूरत है नीलम, इसका एक फ़ायदा तो मुझे होगा। लोग जान लेंगे कि अब शाह आलम नहीं रहा। नासिर अज़ीम के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ शाह आलम के अदम वजूद के साथ वाबस्ता है। शाह आलम के लिए सिर्फ ये फ़र्ज़ कर लेना काफ़ी नहीं कि वो लापता है या गायब हो गया है, मफरूर है या रूपोश है, क्योंकि ऐसी सूरत में इससे कहीं ज़िंदा पाए जाने का इम्कानात बाकी रहते हैं। चुनांचे ये लाजिमी है कि शाह आलम के ज़िंदा ना होने पर लोगों को यकीन आ जाए। इसका एक तरीका तो यह है कि इसकी मौत को साबित कर दिया जाए, मगर इसका सबूत कोई नहीं। दूसरा तरीका सिर्फ यही है कि इसके ना मिलने पर वावेला किया जाए और मुसलसल ये कहा जाए कि इसे पुलिस ने कत्ल करके इसकी लाश को गायब कर दिया है। ज़ाहिर है पुलिस इसकी नफ़ी करेगी, लेकिन लोगों का ये है कि वो पुलिस के इनकार को भी इकरार समझते हैं और हर दावे को बेबुनियाद झूठ जानते हैं। नतीजा ये कि हमारे मौक़िफ़ को बआसानी मान लिया जाएगा और किसी सबूत के बगैर भी तस्लीम कर लिया जाएगा कि शाह आलम को मरवा दिया गया है। किसी ने मरवाया, क्यों मरवाया और कैसे मरवाया, ऐसे सवालात हमेशा उठते हैं। लेकिन लियाकत अली खान से लेकर आज तक होने वाले किसी कत्ल के सिलसिले में ना ऐसे सवालात को कोई जवाब मिला और ना किसी कत्ल का मुअम्मा हल हुआ। चुनांचे शाह आलम का कत्ल भी इसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा, जिसमें शहीद मिल्लत के बाद डॉक्टर खान साहब और अमीर मोहम्मद खान अफगालाबाद के बाद कई नाम शामिल हो चुके हैं और ये फहरिस्त तवील से तवील तर होती जा रही है। करने वाले तो इस फहरिस्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया उल हक़ के नाम भी शामिल करते हैं। ऐसी सूरत में शाह आलम जैसे मामूली हैसियत के सियासतदान का नाम भी मारे जाने वालों में लिख दिया गया तो ये कोई नाकाबिल यकीन बात नहीं होगी। रईस सोच क्या बोला, फिर हमारे रब नवाज जैसे लोग हमेशा शक में ही मुब्तला रहेंगे। मैंने कहा ठीक कहता है, तो मगर हो सकता है बाद में खुद पुलिस अपनी जान छुड़ाने के लिए और शाह आलम के सारे केस ख़त्म करने के लिए कहीं से इसकी लाश भी बरामद कर ले और पोस्टमार्टम से इसे शाह आलम साबित भी कर दे। अगर पुलिस ने ऐसा ना किया तो फिर हम कुछ करेंगे, कभी ना कभी शाह आलम की तदफीन भी करा ही देंगे। फ़िलहाल हमारे लिए यही कन्फ्यूजन काफ़ी है और नासिर अज़ीम इससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकता था। खुदा का शुक्र है कि यह नहुसत का चक्कर ख़त्म हुआ। नीलम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब तुम शाह आलम के बारे में सोचो ही नहीं, जो होना था हुआ। अब तुम नासिर अज़ीम हो तो बस नासिर अज़ीम ही रहो, शाह आलम का नाम भी मत लो। हमने रात का खाना भी ओपन टेरेस पर ही खाया और फिर देर तक अपनी बातें करते रहे। मैंने गिरफ्तारी के बाद मलक रब नवाज की हिरासत में पेश आने वाले वाक़यात की तफसील बताई। नीलम बड़ी नफ़रत आमेज दिलचस्पी के साथ सुनती रही और बीच बीच में मेरे साथ हमदर्दी के जज्बात का इजहार भी करती रही और मलक रब नवाज पर ख़राब खफा ही होती रही। रईस हर बात करीद कर पूछता था और बार बार मुश्तिल होकर रब नवाज को गालियाँ देने लगता था। कसम अल्लाह की प्यारे, इसकी तो मैं गुस्से में वो भूल जाता था कि वहाँ नीलम भी मौजूद है और नीलम हर बार इसे टोकती थी। ये क्या बदतमीज़ी है। हमारी बातें शायद सारी रात जारी रहती, मगर दरमियान में बानो खाला ने जाली वाले दरवाजे के पीछे आके कहा, ए बेटा इसका फ़ोन आया है। अरे क्या नाम है इसका, अच्छा सा वो जो अखबार में है। नीलम उठी, शबनम का फ़ोन। रईस ने इसे रोक दिया, एक मिनट ठहरो, कुछ तफरी लेते हैं। इसने एक कार्डलेस फ़ोन का रिसीवर मुझे थमा दिया और दो अंदर जाके बातें करने लगा। शबनम कोई ख़बर? शबनम ने मायूस लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने भी आज सारा दिन झक मारी, कुछ हासिल नहीं हुआ। शबनम ने कहा, सुबह देखना सारे अखबारों में शाह आलम के लापता होने की खबर 3 कालम की सुर्खी होगी कि पुलिस ने शाह आलम को खुदा न खास्ता हिरासत में ही तशद्दुद हलाक कर दिया है। इसमें खुदा न खास्ता वाली कोई बात नहीं, यकीनन ऐसा ही हुआ है शबनम, और ख़बर से कुछ भी नहीं होगा। खबर तो महज पुलिस पर दबाव बढ़ाने के लिए है ताकि वह शाह आलम को अदालत में पेश कर दें, वरना मुझे यकीन है कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? रईस तल्खी से बोला, इसलिए कि शाह आलम कोई आम लावारिस मुल्जिम नहीं था। इसका एक इमेज है, वो पब्लिक लीडर शुमार होता था। ये सब बातें दिल की तसल्ली के लिए हैं, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही कि वो कहीं है। शबनम कुछ खौफजदा हो गई, ऐसा मत कहो, तुम देख लेना, कल तक पुलिस इसे ज़रूर अदालत में ले आएगी। मैंने बहुत सख्त अदारिया लिखा है। बाहर में गया तुम्हारा अदारिया, कौन पूछता है तुम्हारे अदारिया को बीबी? मैंने तो कुछ और ही सुना है, खुदा करे गलत हो। वो नर्वस होने लगी, क्या सुना है? एक अफवाह है कि पुलिस ने इसे रब नवाज के हवाले कर दिया था। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, पुलिस सब कुछ कर सकती है। मैंने भी इस पर यकीन तो नहीं किया, मगर जिस शख्स ने यह बताया था वो रब नवाज का ख़ास आदमी है, इसने कहा। शबनम घबरा गई, क्या कहा इसने? बोलो। छोड़ो, तुम्हें सदमा होगा। शबनम ने बिगड़ के कहा, बताते क्यों नहीं, क्या बात है? तुम अभी रोने लगोगी। शबनम चिल्लाई, ऐसी क्या बात है आखिर, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? रईस ने कुछ तजब्जुब का मुजाहरा किया। शबनम वही हुआ बिलाखिर जिसका डर था, रब नवाज ने इसे मरवा दिया है। शबनम ने फिर चिल्ला कर कहा, झूठ बकते हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी शबनम, लेकिन रब नवाज का वो ख़ास बंदा झूठ नहीं बोल सकता। शबनम रोने के करीब हो गई, मैं नहीं मान सकती, आखिर इसने तुमसे ये बात क्यों की? ओहो, बात तो वो किसी और से कर रहा था, मैंने सुन लिया। वो कह रहा था कि शाह आलम को पुलिस अब अदालत में कहाँ से लाएगी, इसकी तो लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। शबनम फूट फूट कर रोने लगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैंने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, हो सकता है, लाश ना मिले, बंदा खुद मिल जाए, बल्कि मिल ही चुका है अब तक। शबनम के जहन को कैसा झटका लगा होगा कि इसका अंदाज़ा मैं कर सकता था। मेरी आवाज़ सुनकर इस पर सख्ता सा तारी हो गया होगा, क्योंकि वो चंद सेकंड खामोश रही, फिर चिल्लाने लगी, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें जलील कमीने?
मैंने हंस के कहा, कितने शीरी हैं तेरे लब के नासिर अजीम, गालियाँ खा के भी मज़ा ना हुआ। ये रईस तुम्हारे साथ बैठ के बकवास कर रहा था जी, और मैं सब सुन रहा था गोया। इससे तो तुम्हें वहाँ आके ठीक करूँगी, इसने सख्त तैश में कहा। मनहूस शक्ल और मनहूस ज़ुबान वाला रईस खबीस। मैंने कहा, ये इसकी सही तारीफ़ है। वैसे तुम कब आए, कैसे आए? अच्छा मैं वहीं आती हूँ। मैंने कहा, देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ और सोना भी चाहता हूँ, तुम सुबह आओ अपना काम ख़त्म करके। मैं कुछ बताओ तो सही। अब इसका लहजा खुशी से मामूर था। मैंने कहा, फ़िलहाल सिर्फ इतना सुन लो कि मैं वाकई रबनवाज की कैद में था, मगर निकल आया वहाँ से। कैसे निकल आए? ज़ोर बाजू से। और कैसे? तुम ठीक तो हो ना? वो सख्त जज्बाती हो रही थी। मैंने कहा, मैं 101% ठीक हूँ और नीलम के घर में 101% महफूज हूँ। नासिर, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? मैंने कहा, यहाँ तक किसी के ख्याल की रसाई भी मुमकिन नहीं। फिर भी तुम एहतियात करो, अभी कुछ दिन घर से मत निकलो, यानी एक कैद से निजात पा के दूसरी कैद बराज़ात रग़बत कबूल कर लो। डर की वजह से बाहर न जाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। सुबह मुझे तुम्हारे साथ जाके अपने ऑफिस देखने हैं। बोला इजाज़त से बोली, नासिर मेरा बहुत दिल चाह रहा है अभी आने को। मैंने कहा, अगर तुम भी मुझ पर यह तशद्दुद करना चाहती हो तो तुम आ जाओ। पहले मुझे पुलिस ने जगाए रखा, फिर रबनवाज ने, अब क्या तुम भी सोने नहीं दोगी? मैं नींद की सख्त कमी का शिकार हूँ शबनम। ओके मैं सुबह आ जाऊँगी, शब्बा खैर। मैंने कहा, शब्बा खैर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी दिली ख्वाहिश तो ये थी कि मैं भी अभी जाकर कमर और चंदा से मिलूँ, मगर मैंने इसे तकाज़ा दानिशमंदी के ख़िलाफ़ समझते हुए ख़ुद को कायल किया कि इस वक्त सो जाने से रात भर में मेरी जहनी और जिस्मानी तवानाई की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी और मैं नई ज़िंदगी की दिलदार सुबह का इस्तकबाल ज़्यादा पुरजोश अंदाज में कर सकूँगा, और मेरे लिए नासिर अजीम के हयात नौ के मामूलात को इख्तियार करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। शबनम सुबह 7 बजे ही आमौजूद हुई और गहरी पुरसकून नींद से जाके मैंने बेडरूम के दरवाजे पर इसके बेकरार हाथों की दस्तक सुनी, फिर इसकी आवाज़। मेरी आंखें खोल के बेड छोड़ने तक इसने घर में एक हंगामा कर दिया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो इसके अंदर आने से पहले इसकी खुशबू का झोंका अंदर आया। फिर मैंने इसे खुशी से जगमगाती मुस्कुराहट और बेताब रोशन आंखों के साथ अपने मुकाबिल देखा। इसने वही नज़र नवाज लिबास पहन रखा था जो एक तरह से इसकी पहचान और इसकी शख्सियत का एक हिस्सा बन गया था। मर्दाना कॉलर वाली लंबी स्याह शर्ट जिसका ऊपर वाला एक बटन हमेशा खुला रहता था या गैर मौजूद होता था, और इसमें इसकी गर्दन और इसके नीचे तक नज़र आने वाले शफाफ जिल्द का उजालापन ज़्यादा खैरकुन हो जाता था। कंधे पर थैले जगह बैग और नीचे सफ़ेद शलवार के साथ जो गुजर इसने हमेशा की तरह अपनी मखसूस परफ्यूम लगा रखी थी और शानों तक तरशीदा बालों के सरसराते मचलते रेशम को खुला छोड़ दिया गया था। कुछ देर मुझे महसूर कर देने वाली सरज़दा नज़रों से देखती रही और फिर बोली, वाओ। मैंने इसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। इस वाओ का भला क्या मतलब हुआ? मैं गंगड़ाई लेकर मुस्कुराया। मतलब बताऊं, वो बोली, और एकदम मुझसे से लिपट के मेरे चेहरे को अपने होठों की लिपस्टिक से लाल करने लगी। मैंने इसे ज़बरदस्ती धकेला। क्या ये पागलपन है शबनम? तुम इतने स्वीट और यशिंग लग रहे हो कि मेरा दिल मेरे काबू में नहीं। फिर मेरे गले में बाहें डाल के झूल गई। मैंने ब्रह्मी से कहा, खुदा के लिए कुछ अकल से काम लो, ये अकल का नहीं जज्बात का मामला है। वो मेरे क्लीन शेप चेहरे पर हाथ फेर के बोली। मैंने एक झटके से इसके बाजू अलग कर दिए। बेवकूफ़ लड़की, अभी नीलम आ गई फिर वो हंसी। फिर क्या, कौन सी नई बात मालूम होगी इसे? मैं तौलिए से रगड़ के अपना चेहरा साफ़ किया। मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि अब मैं पहले वाला शाह आलम नहीं हूँ, मगर मैं तो वही शबनम हूँ। वो हैंड बैग मेज़ पर रख के मेरे बेड पर जूतों समेत दराज होगी। वो क्या कहते हैं अंग्रेज़, गुलाब को जिस नाम से भी पुकारो वो गुलाब ही रहेगा। तुम्हारा नाम बदलने से मेरे जज्बात तो नहीं बदल सकते। मैं इसके पास बैठ गया। नहीं शबनम, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। वो ठठाई से हंसने लगी। मैं चिल्लाऊंगी बकौल शायर, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। मैंने कहा, ये ठीक है कि तुमसे मेरी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दबा हुआ हूँ, मगर इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। आज की दुनिया में जायज़ फ़ायदे का कोई तस्वुर है? मैंने कहा, तुम जितनी जल्दी ये हकीकत तस्लीम कर लो कि नासिर अजीम वो मर्द नहीं है जो तुम्हारी चाहत का जवाब चाहत से दे सके। इसने मेरी बात काट दी। ये चाहत तो मुझे शाह आलम से भी गुंडा टैक्स की तरह वसूल करनी पड़ती थी। अपनी खुशी से ये टैक्स देता है कोई? मैंने ख़ुद को सख्त बेहद महसूस किया। शबनम, मैं अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं। क्या दोस्ती प्यार की राह हायल हो सकती है, या प्यार हो तो दोस्ती नहीं हो सकती? तुम्हारे मंतक भी अजीब हैं। वो उठ खड़ी हुई। चलो अब पहले नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं देखूँ नीलम उठी या नहीं, फिर हम नाश्ता करेंगे। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। नाश्ते के बाद नीलम ने मुझसे माजरत की कि आज बहुत बिजी शेड्यूल है, रात को मुलाकात होगी। रईस और तुम्हारे साथ है? रईस बोला, मैं इसे घर में बांध के रखूँगा, फ़िक्र मत करो। मैंने कहा, नहीं यार, आज बहुत काम है। रईस बोला, अबे रहने दे सारे काम, अभी कुछ बाहर मत जा। यानी यही मशवरा खातून भी दे रही थी। मैंने कहा, हाँ। मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे लिए किसी कैदी की तरह घर में बंद रहना नामुमकिन है। नीलम ने कहा, ऐसे कौन से ज़रूरी काम है आखिर? मैंने कहा, सबसे पहले तो मुझे अपने लिए जूते और कपड़े वगैरह लेने हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। फिर मुझे बैंक जाना है। बैंक पर याद आया, मेरा सामान कहाँ है? रईस ने कहा, कुछ सामान तो जीरा ब्लेड एक सूटकेस में डाल के ले गया था, बाकी मैं होटल से उठा लाया था। तेरे कमरे में पड़ा है, तूने देखा नहीं? मैंने कहा, इसमें 2 बैंक ड्राफ्ट हैं, 2 लाख पाउंड्स के, लंदन में आकिल खान ने बनवाए थे। एक नीलम के नाम पर है, वो अपने अकाउंट में जमा करा देगी, दूसरा तेरे नाम पर है, मैं अभी लेकर आता हूँ।
मैंने गेस्ट बेडरूम तक गया जहाँ मैं रात को सोया था। वहाँ एक कोने में मेरे 2 सूटकेस रखे थे और इनके ऊपर ब्रीफकेस रखा हुआ था। मैंने बैंक ड्राफ्ट नीलम और रईस के हवाले कर दिए। नीलम ने कहा मेरा फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट ही है कि तुम्हें 1 लाख पाउंड निकलवाने हैं। मैंने कहा पाउंड का मैं क्या करूँगा, बैंक सरकारी शरह पर लेगा और बाज़ार में दोगे तो 1 लाख रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे। रईस ने सर हिलाया। 2 लाख पाउंड मार्केट में 90 लाख के होंगे, बैंक से 88 लाख मिलेंगे। मैंने कहा यार मैं किसी लंबे चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, अब कौन बाजार जाके मनी ब्रोकर से सौदा करे। नीलम ने कहा फिर मैं ये बैंक ड्राफ्ट जमा करा देती हूँ अपने अकाउंट में और तुम्हें 45 लाख का चेक दे देती हूँ। तुम अपने अकाउंट में जमा करा देना या कैश ले लेना, जैसी तुम्हारी मर्जी। रईस ने कहा एक चेक मुझसे भी ले ले। मैंने कहा आखिर ऐसी अफरा तफरी क्या है, कर लेंगे बाद में हिसाब, अभी तो मेरे अपने अकाउंट में इससे कहीं ज़्यादा रकम पड़ी है। वो मुझे मालूम है कि तुम गरीब और फक्कड़ नहीं हो, मगर हिसाब तो हिसाब है, नीलम ने कहा और 45 लाख का चेक लिख कर मुझे थमा दिया। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, बैंक तुम्हें देगा 44 लाख और तुम मुझे दे रही हो 45 लाख। वो बोली मैं बाज़ार से पाउंड खरीदती लेकिन तुम बाज़ार से कैश खरीद रही हो, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे 1 लाख नहीं 10 लाख भी मांग लूँगी। मैंने चेक इसे वापस कर दिया, मगर ऐसे नहीं लूँगा। नीलम ने दूसरा चेक 44 लाख का लिखा, फिर इतनी ही रकम का चेक रईस ने भी दिया। इत्तफाक से अपने अकाउंट में भी इतनी रकम है। मैंने रईस खाने की फ़रोख्त से हासिल होने वाली सारी रकम डाल दी थी। मैंने कहा तूने रईस खाना बेच दिया। इसने एक ठंडी सांस ली। रईस खाने में अब क्या था, मलबा और राख। आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। मैंने कहा उदास मत रहो, कुदरत जो करती है अच्छा करती है। नीलम ने बात बदलने के लिए कहा और कहाँ जाना है तुम्हें। मैंने कहा कमाल के हॉस्पिटल जाऊँगा सबसे मिलने, फिर शबनम के साथ जाके अपने ऑफिस देखने हैं। नासिर अजीम की ज़िंदगी का मैदान बहुत मसरूफियत का है। नीलम ने कहा अभी मैं रईस को साथ ले जा रही हूँ, ये मुझे स्टूडियो छोड़ के गाड़ी वापस ले आएगी। तो है मेरे पास भी। शबनम कुछ बुरा मान के बोली। नीलम मुस्कुराने लगी। मुझे मालूम है लेकिन मेरी गाड़ी के शीशे स्याह हैं, अंदर बैठा हुआ आदमी नज़र नहीं आता। नीलम के जाने के बाद मैंने घड़ी देखी तो सिर्फ 9 बजे थे। मैं शबनम के साथ बाग में टहलता रहा, उसे गुज़श्ता 2 दिन की रवादार सुनाता रहा। वो एक बहुत खूबसूरत और खुशगवार दिन था। उजले नीला हटके वाले आसमान में सफ़ेद कबूतरों की टोली महवे परवास थी। फ़िज़ा में सुबह बहार की ताजगी और महक थी। दरख्तों से और सब्ज़े से एक दिलावेश नमनवा खुशबू फट रही थी। कुछ फासले पर माली लान को फवारे से पानी दे रहा था और शौक सब्ज़ रंग की घास पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। वसी बाग और लान के आखिरी हिस्से की फसील के साथ सिक्योरिटी गार्ड असला उठाए बेनियाजी से खड़े थे। इनकी ड्यूटी इंतहाई सख्त और बेजारकुन थी। वो आपस में बात तक नहीं कर सकते थे और कुछ ना होने के बावजूद सारा दिन चौकस रहने पर मजबूर थे, कुछ ना हो जाए। मैंने शबनम से कहा तुम रात भर की जागी हुई हो, सो जाओ। वो बोली मैं उल्लू हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा मेरी बात मानो, 1 बजे तक मैं रईस के साथ बैंक के सब काम निपटा के आ जाऊँगा। फिर हम यानी मैं और तुम चलेंगे, कहीं बैठ के खाना खाएंगे, फिर तुम मुझे कुछ शॉपिंग करा देना। मेरे पास इस्तेमाल के लिए ढंग के कपड़े ही नहीं हैं। इसके बाद अगर वक्त बचा तो ऑफिस देखेंगे जो तुमने मेरे लिए डेकोरेट करवाए हैं। वो बोली वक्त की कोई कमी नहीं, रात तक बहुत टाइम है। आज रात तो मैं कमर के घर में रहूँगा और चंदा के साथ। मैंने कहा यस, चंदा और डॉक्टर कमाल फ़ारूकी, तुम जानती हो ये मेरी फैमिली है, इसमें रईस और नीलम को शामिल कर लो। यानी मैं किसी खान में फ़िट नहीं होती। वो तलखी से बोली। मैंने कहा क्या बात करती हो, तुमसे अच्छा दोस्त कौन है मेरा। जितनी मदद तुमने की है मेरी इस पुरअशोब दौर में